बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नावल स्कॉटिश में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है ये रफ़ाक़तों के दरिया और इसकी राइटर है निगत अब्दुल्ला। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। उसने आखिरी 2 पीरियड मिस कर दिए थे और जैसे ही उसके घर में दाखिल हुई ज़रीना हमेशा की तरह दुपट्टे का कोना दांतों में दबाकर हंसने लगी। गो कि अब वो जान गई थी कि वो यूं ही हंसती है, फिर भी टोक दिया, क्यों हंस रही हो? तुम भाई से मिलने आई हो ना? ज़रीना ने शर्माते हुए कहा तो वो बेसाख्ता मुस्कुराई। नहीं, तुमसे। सच्ची? सच्ची? वो उसकी नकल उतारते हुए पूछने लगी। अब सच्ची सच्ची बताओ, तुम्हारा भाई कहाँ है? अंदर। ज़रीना ने कमरे की तरफ इशारा किया तो वो उसके गाल पर चुटकी काट कर उस कमरे की तरफ बढ़ने लगी कि दूसरे कमरे से उसकी अम्मा को निकलते देखकर वो उनके पास चली आई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो? अम्मा ने जवाब के साथ उसकी खैरियत पूछी। जी, आप कैसी हैं? शुक्र है, राबेल इधर अपने कमरे में है। अम्मा ने बताया तो वो कुछ झिझक गई और उनसे नज़रें चुराकर फ़ौरन उसके कमरे में आई। हेलो, तुम? वो कदरे हैरान हुआ। यूनिवर्सिटी नहीं गई? गई थी, बिल्कुल दिल नहीं लगा। वो कंधे से बैग उतार के बेपरवाही से बेड पर उछालते हुए बोली तो वो कसदन अनजान बनकर पूछने लगा, क्यों? तुम जो नहीं थे यही सुनना चाहते हो ना? उसने कहा तो वो उसकी नज़रों की गिरफ्त में लेते हुए बोला, सिर्फ यही नहीं, मैं तो और भी बहुत कुछ सुनना चाहता हूँ। मसलन? वो भी उसकी आंखों में देखने लगी, फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी तो वो नज़रें चुरा कर बोला, मत हंसा करो, मुझे तुम्हारी हंसी से डर लगता है। हाय नहीं, इतनी खौफनाक हंसी तो नहीं है मेरी। ख्वाबनाक तो है, मेरी नींद चुरा लेती है। अच्छा, वो चेयर खींच कर बैठते हुए पूछने लगी, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आए? बस सुबह सर में दर्द था, तबीयत भी कुछ बोझल हो रही थी, इसलिए छुट्टी कर ली। उसने बताया तो वो फ़ौरन पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है? तुम्हें देखकर फ्रेश हो गया हूँ। वो दिलकशी से मुस्कुराया, फिर भी डॉक्टर को ज़रूर दिखा देना। अब ज़रूरत नहीं रही, राबेल ने कहा। तभी ज़रीना दरवाजे में आकर बोली, भाई मैंने खाना लगा दिया है। हाँ चलो। वो उसे देखकर बोला तो उसने फ़ौरन उठकर अपना बैग उठा लिया। नहीं राबी, मैं अगर खाना खाने बैठी तो बहुत देर हो जाएगी। कोई देर नहीं होती, चलो। वो उसका हाथ थाम कर ज़बरदस्ती खींचते हुए डाइनिंग रूम में ले आया। गो कि वो पहली बार उसके घर नहीं आई थी और ना ही पहली बार खाने में शरीक हो रही थी, फिर भी अम्मा के सामने झिझकती रही। ज़रीना की हंसी उसे मज़ीद खफीफ करती रही। अभी भी वो बार बार उसे देखकर हंस रही थी। उसने रबेल को कोहनी मारकर उसकी तरफ मतवजा किया तो वो डांट कर पूछने लगा, क्यों हंस रही हो? ऐसे ही। ज़रीना हंसी के दरमियान बोली, ऐसे ही तो पागल हंसते हैं। कोई नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। अच्छा चलो खाना खाओ और इसे भी खाने दो। बस खा चुकी। वो फ़ौरन चेयर धकेल कर उठ खड़ी हुई तो अम्मा उसे देखकर तज्जुब से बोली, है ये तुमने खाना खाया है? बाकी घर जाकर खाऊंगी क्योंकि अम्मी परेशान हो रही होंगी। वो कहकर उसे यूँ देखने लगी जैसे अब मैं चलूँगी और वो समझकर पूछने लगा, कैसे जाओगी? जैसे आई थी, चलो मैं स्टॉप तक छोड़ रहा हूँ। वो खाने से हाथ खींच कर उठने लगा कि वो रोक कर बोली, खाना खा लो, मैं इंतज़ार कर लेती हूँ। उसके साथ ही डाइनिंग रूम से निकलकर लाउंज में आ बैठी और कॉर्नर टेबल से अखबार उठाकर उसकी सुर्खियों पर नज़र दौड़ाने लगी। कुछ देर बाद राबेल के कदमों की आवाज़ सुनते ही उठ खड़ी हुई और जैसे ही राबेल कमरे में दाखिल हुआ वो फ़ौरन बोली, चलो राबेल, बहुत देर हो गई। आती क्यों हो? उसके शाकी लहजे पर वो रूठ कर बोली, आइंदा नहीं आऊँगी, बस यही कह सकती हो तुम। वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया, और क्या कहूँ? आइंदा आऊँगी तो जाने का नाम नहीं लूँगी। वो पीछे मुड़कर उसे देखते हुए बोला तो वो हंस पड़ी। ये मैं नहीं कह सकती, मेरा दिल रखने की खातिर ही कह दो। राबेल ने रुककर उसका रास्ता भी रोक लिया और तो वो पीछे नज़र डालकर बोली, क्या कर रही हो? अम्मा आ जाएंगी। आ जाएं। उसने बेपरवाही से कंधे उचकाए। राबी प्लीज़, मुझे देर हो रही है। वो उसे धकेल कर आगे निकल गई और उससे पहले ही दहलीज पार कर गई। वो घर में दाखिल हुई तो मामूल के मुताबिक अपने कपड़े चेंज करके कुछ देर के लिए सो गई थी। फिर शाम में उठी तो रोज़ाना की तरह चाय लेकर अम्मी के पास आकर बैठी ही थी कि वो खुशी से भरपूर आवाज़ में बोली, मुबारक हो, समीर शादी पर आमादा हो गया है। सच? वो भी खुशी से उछली तो उसके हाथ पर गर्म चाय छलक गई, लेकिन उसने परवाह नहीं की। मग ट्रे में रखकर पूछने लगी, कहाँ है समीर भाई? अभी बाहर गया है, कह रहा था किसी काम से जा रहा हूँ। अम्मी ने बताया तो वो पुरशौक अंदाज में पूछने लगी, अच्छा शादी का क्या कहा? ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस यही बताया है उसे एक लड़की पसंद आ गई है, वो जल्द ही मुझे उसके घर ले जाएगा। अम्मी ने कहा तो वो फ़ौरन बोली, मैं भी चलूँगी। हाँ लेकिन? कोई लेकिन वेकिन नहीं अम्मी, बस मैं भी चलूँगी। अल्लाह, मुझे कितना शौक़ है भाभी का। अम्मी समीर भाई से कहें हमें फ़ौरन उनके घर ले जाएं। कहा तो है उसने, जल्दी ही ले जाएगा। आपने अब्बू को बताया? अभी आए कहाँ हैं तुम्हारे अब्बू? और हाँ, तुम्हारे समीर भाई मीठे की फरमाइश कर गए थे। जाओ जल्दी से कस्टर्ड बना लो।
अम्मी ने अचानक याद आने पर कहा तो वो चाय का मग लेकर उठते हुए पूछने लगी, और खाने में क्या पकेगा? बस रोटी पकानी है, सालन मैंने दोपहर में ही पका लिया था, चाय पी लो आराम से। अम्मी ने उसके हाथ में मग देखकर कहा, ठंडी हो गई है और बनाऊंगी। वो कहते हुए किचन में आ गई। पहले चूल्हे पर चाय का पानी रखा, फिर कस्टर्ड का सामान इकट्ठा हुए करते हुए गुनगुनाने लगी। मुद्दत से यही अरमान कि भैया मेरा दूल्हा बनेगा। ओहो, बड़े गाने गाए जा रहे हैं। अंबर ने किचन में झांक कर कहा तो वो उसे देखकर शोखी से बोली, हाँ अब तो गाने गाने के दिन आ रहे हैं। क्या मतलब? अंबर अंदर आ गई। समीर भाई की शादी, उसने इतरा कर बताया। सच? कब है, किसके साथ? अंबर ने खुशी के इजहार के साथ पूछा। एक अदद लड़की जो समीर भाई ने खुद पसंद की है। नहीं। अंबर की बेयकीनी पर वो हंसती हुई बोली, इस सदी की हैरत अंगेज बात ही हो सकती है। हाँ ना? वाकई? कैसी है? अंबर ने इतराफ़ के साथ पूछा। पता नहीं, अभी मैंने देखी कहाँ है। आज ही तो उन्होंने अम्मी को बताया है कि वो लड़की पसंद कर चुके हैं और बहुत जल्द अम्मी को उनके घर ले जाएंगे। उसने बताया तो अंबर मशकूक अंदाज में बोली, कहीं चक्कर तो नहीं दे रहे? नहीं, तुम्हें पता है वो साफ बात करने के आदी हैं। हाँ ये तो मैं मानती हूँ। अच्छा सुनो, समीर भाई की शादी का प्रोग्राम है या साथ तुम्हारी भी? अमर ने स्टूल खींच कर पूछते हुए बैठते हुए पूछा तो फ़ौरन तरख कर बोली, जी नहीं, मेरा अभी शादी वादी का कोई इरादा नहीं। हाँ अभी तो वो बेचारा पढ़ रहा है, इसके बाद जॉब तलाश करने का मरहला आएगा फिर। अच्छा बस चुप। उसने टोक दिया तो अंबर ज़रा सा हंस कर कहने लगी, सुनो, उसे ज़रूर खबर कर देना कि समीर भाई के बाद तुम्हारा नंबर है। उसे पता है। वो कसदन बेनियाजी दिखाकर पूछने लगी, चाय पियोगी? नहीं, ये तुम कस्टर्ड बना रही हो? हाँ मुझे ज़रूर भिजवाना। अंबर कहकर उठ खड़ी हुई। मेरे नौकर नहीं लगे हुए, यहीं आकर खा लेना। रात में आऊँगी, बचा कर रखना। अंबर कहते हुए चली गई तो वो जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए फिर गुनगुनाने लगी। उसे वाकई अपने इकलौते भाई की शादी का बहुत अरमान था। गुज़िश्ता 5 सालों से वो उनके लिए लड़कियां देख रही थी, यानी अपने तौर पर उसे जो भी लड़की अच्छी लगती वो उसे समीर भाई के लिए पसंद कर लेती। और जब अम्मी को बताती तो वो गहरी सांस के साथ कहती, अरे पहले भाई से तो पूछो, वो पता नहीं क्या सोचे हुए हैं, शादी का तो नाम ही नहीं सुनना चाहता। उसकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई समीर भाई से पूछने की, क्योंकि वो उससे एक दो नहीं पूरे 10 साल बड़े थे, यानी वो पहलौटी की औलाद थे और ये सबसे आखिर की। ये और बात के दरमियान में जितनी भी औलादें हुई 2 साल 6 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं रही थी। बहरहाल जब वो छोटी थी तब तो समीर भाई के आगे पीछे फिरा करती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई उनकी गैर मामूली संजीदगी से खाइफ रहने लगी। जहाँ वो घर में दाखिल होते ही अपने कमरे में जा घुसती। फिर भी उनकी शादी के लिए बड़ी मुश्ताक थी। जब वो 8वीं क्लास में पढ़ती थी तब से उनके लिए लड़कियां देख रही थी। 4 साल तक बड़ी पुरजोश रही थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता मायूस होने लगी। ये तो उसने कभी गुमान भी नहीं किया था कि समीर भाई खुद लड़की पसंद कर लेंगे, क्योंकि उनके ख्याल में वो दुनिया के खुश तरीन इंसान थे। जाने कैसी लड़की पसंद की थी, वो खुद ही सोच सोच कर पागल हुई जा रही थी और बड़ी बेचैनी से मुंतजिर थी कि कब समीर भाई उसे और अम्मी को ले जाने की बात करते हैं। 3 दिन उसके बड़ी बेकरारी से गुजरे। चौथे दिन समीर ने खुद ही उसे साथ चलने को कहा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो बहुत शौक से तैयार होकर अम्मी और समीर भाई के साथ उनकी पसंद की हुई लड़की देखने, बल्कि बाकायदा प्रपोजल देने आई थी, क्योंकि पसंद तो समीर भाई पहले ही कर चुके थे। अब चाहे उसे और अम्मी को पसंद आए या ना आए। घर से चलते हुए समीर ने अम्मी को साफ लफ्ज़ों में तो नहीं, लेकिन इशारतन बता दिया था कि वो शादी करेंगे तो आलिया से, वरना नहीं, जिससे उसका शौक जोश कदरे मान पड़ गया कि वो इस लड़की पर कोई तबसरा भी नहीं कर सकती। बस देखते ही ओके कर देना था, ख्वाह वो कैसी भी हो। और वो कैसी भी नहीं थी, बल्कि बहुत हसीन थी। उसे देखकर वो और अम्मी भी कुछ देर कर तो पलके झपकना ही भूल गईं। फिर समीर के खांसने पर अम्मी चौंकने के साथ बेख्तियार बोली, माशाअल्लाह। हाय अम्मी, ये हमारे घर आएंगी, इन्हें तो किसी महल में होना चाहिए। उसने खुशी से बेकाबू होकर अम्मी से सरगोशी में कहा तो वो उसे घूर कर बोली, क्यों, समीर कम है क्या? नहीं। वो हंसी तो फिर बात बेबात हंसती ही रही थी, क्योंकि अंदरूनी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। और जब आलिया उठकर जाने लगी तो वो भी उठकर उसके पीछे चली गई। पता है हम क्यों आए हैं? अपने तय उसने छेड़ने की गर्ज से कहा, लेकिन आलिया मुस्कुराकर बोली, समीर लेकर आए हैं, बहुत दिनों से कह रहे थे। तो समीर भाई आते रहते हैं? उसने हैरत से पूछा। हाँ अक्सर, आलिया बेपरवाही से बोली। ये तुम अपने भाई से पूछना कि वो यहाँ कब कब आते हैं। तभी उसकी दोनों बहनें आ गई तो वो उनका तारुफ करवाने लगी। ये हुमा है और ये फरवा, अस्सलामुअलैकुम। उसकी आंखों में हैरत सी मटाई, क्योंकि वो दोनों आलिया से बहुत मुख्तलिफ थी, न नाक नक्शा न रंग रूप। और इसी हैरत में वो बेख्तियार पूछ गई, ये आपकी सगी बहनें हैं? तुम समीर भाई की सगी बहन हो? फरवा को शायद उसकी बात नागवार गुजरी थी, जिस पर वो फ़ौरन संभल कर बोली, मेरा मतलब है समीर भाई ने आपका जिक्र नहीं किया था, इसलिए मैं समझी शायद आलिया बाजी इकलौती हैं। हम 4 बहन भाई हैं, 3 बहनें और 1 भाई। आलिया ने बताया तो उसने यूं ही सर हिला दिया, फिर कदरे तवक्कुफ से पूछने लगी, आप सबसे बड़ी हैं?
نہیں، سب سے بڑے بھائی ہیں، پھر میں اور میرے بعد ہما اور فروا، اور ہم بس 2 بہن بھائی ہیں۔ اس نے کہا تو عالیہ مسکرا کر بولی، مجھے معلوم ہے۔ اچھا، اور کیا کیا معلوم ہے؟ وہ پھر سے شوق ہوئی۔ زیادہ کچھ نہیں، جیسے مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ تم کیا کرتی ہو۔ میں آنرز کر رہی ہوں، اور آپ؟ میں نے اسی سال انگلش میں ماسٹرز کیا ہے، اور اس کے بعد سمیر کے آفس میں ہی جاب کر رہی ہوں، جبکہ یہ دونوں گریجویشن کر کے گھر بیٹھی ہیں۔ عالیہ نے اپنے ساتھ دونوں بہنوں کا بھی بتایا تو وہ انہیں دیکھ کر پوچھنے لگی، کیوں، آپ کو ماسٹرز کا شوق نہیں ہے؟ نہیں، بی اے کر لیا، یہی بہت ہے۔ ہما نے اس انداز سے کہا جیسے بی اے بھی اس سے زبردستی کروایا گیا ہو۔ باتیں تو ہوتی رہیں گی، چلو پہلے چائے پی لو۔ عالیہ کہتے ہوئے اٹھی تو وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی، اور جب اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آئی تو امی اسے دیکھتے ہی بولی، چلنا نہیں ہے؟ جی چلے۔ ہائے، ایسے کیسے چلے؟ بیٹھو بیٹی، کچھ کھاؤ پیو۔ عالیہ کی امی نے اس سے کہا تو ایک نظر ٹیبل پر سجے لوازمات پر ڈال کر بولی، بس آنٹی، پھر انشاءاللہ آؤں گی تو سب کچھ کھاؤں گی۔ ہاں، اب تو آج آنا جانا رہے گا۔ امی کے ساتھ سمیر بھائی بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور جب گھر آ کر معلوم ہوا کہ انہوں نے سوچ کر جواب دینے کو کہا ہے تو وہ جھنجھلا گئی۔ اب کیا سوچیں گے؟ پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ کیسی بات کر رہی ہو؟ پہلے ہم کب گئے تھے؟ امی نے ٹوکا، ہم نہیں گئے، لیکن سمیر بھائی تو جانے کب سے جا رہے ہیں، اور ایسے ہی تو نہیں کوئی کسی کو اپنے گھر بٹھاتا۔ اس کی بات ٹھیک تھی، پھر بھی امی نے اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا تو وہ منہ پھلائے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے امبر کے پاس آ گئی۔ کیا ہوا، پسند نہیں آئی؟ امبر نے اس کا پھولا منہ دیکھتے ہی پوچھا تو وہ پھر سے پرجوش ہو گئی۔ ارے، پسند نہ آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اتنی پیاری، اتنی حسین لڑکی میں نے اس سے پہلے شاید ہی دیکھی ہو۔ ایمان سے میں اور امی پلک کے جھپکنا بھول گئی تھیں۔ اچھا، پھر تمہارا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ وہ تو ان کی بات پر سوچنے کو وقت مانگا ہے، بھلا بتاؤ یہ کوئی تک ہے؟ ہاں تو تمہارا کیا خیال تھا؟ ابھی اسے ساتھ لے آؤ گی؟ تم چلی جانا اسی وقت جب اس کی امی آئیں گی۔ امبر نے اس کی بازو میں چٹکی کاٹ کر ربیل کے حوالے سے چھیڑا تو وہ بازو سے ہلاتے ہوئے بولی، ہاں میں چلی جاؤں گی اسی وقت، دیکھنا تم۔ ماشاء اللہ، اپنی امی سے تو ابھی تک بات نہیں کی؟ امی سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، بھابھی آ جائیں گی ان سے کہوں گی، وہ کہہ کر کھلائی تھی۔ وہ کلاس روم سے نکلی تو ربیل سامنے ہی موجود تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح اس کی طرف آنے کی بجائے ناراضگی سے منہ موڑ کر سیڑھیاں اتر گیا۔ ارے، اگلے پل وہ ہامتی ہوئی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ کس بات پر خفا ہو؟ کل کیوں نہیں آئی تھی؟ اس نے خفگی سے پوچھا تو وہ مطمئن ہو کر بولی، بس اتنی سی بات۔ یہ اتنی سی بات ہے؟ وہ رک گیا۔ پتہ ہے میں سارا وقت کتنا پریشان رہا، 10 چکر تمہارے ڈپارٹمنٹ کے لگا ڈالے، ایک ایک سے پوچھتا پھرا، 100 طرح کے اندیشے الگ، ایک فون نہیں کر سکتی تھی یا میسج؟ میرا موبائل خراب ہے، وہ روٹھے ہوئے لہجے میں بولی۔ موبائل خراب تھا؟ وہ اس کی نقل اتار کر پوچھنے لگا، کیوں نہیں آئی تھی؟ سمیر بھائی کے سسرال گئی تھی، اس نے بتایا تو وہ چل کر بولا، کیا تم نے تو کہا تھا تمہارے بھائی کی ابھی شادی نہیں ہوئی، ہونے والی سسرال لڑکی دیکھنے؟ دیکھ لی، ہاں بہت پیاری ہے، وہ خوش ہو کر بولی۔ سمیر بھائی کی شادی ہوگی، کتنا مزہ آئے گا، میں تمہیں بھی بلاؤں گی، تم اپنی امی کے ساتھ آنا، اور زرینہ کو بھی لے آنا، وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی، آؤ گے نا؟ دیکھو، وہ کینٹین کی طرف چل پڑا۔ کیا دیکھو؟ وہ پھر اس کے ساتھ تھی۔ تمہیں ضرور آنا ہے، ایک شرط پر۔ کیا؟ تم سچ دھج کر میرے سامنے نہیں آؤ گی؟ اس کے ہونٹوں میں دبی مسکراہٹ سے بھی وہ نہیں سمجھی۔ کیوں؟ اگر پورے خاندان کے سامنے مجھ سے کوئی بے اختیار حرکت سرزد ہوگی تو؟ فضول باتیں نہیں کرو، اور نہ ہی میں کوئی فضول بہانہ سنوں گی، سمجھے؟ اس کی وارننگ پر وہ کندھے اچکا کر بولا، اوکے باس۔ پھر سنجیدہ ہو کر پوچھنے لگا، کیسے بلاؤ گی مجھے؟ میرا مطلب گھر والوں سے کیا کہو گی؟ یہی کہ تم؟ وہ خود سوچ میں پڑ گئی اور اس کے ہنسنے پر گھور کر بولی، یونیورسٹی فیلو، بس؟ ہاں بس اتنا تعارف کافی ہے، وہ کہہ کر بات بدل گئی۔ اچھا سنو، میں کل بھی نہیں آؤں گی کیونکہ کل لڑکی والے ہمارے ہاں آئیں گے۔ کیا صبح سے آئیں گے؟ وہ رک کر پوچھنے لگا، جب بھی آئیں گے، بہرحال میں نہیں آؤں گی کیونکہ سارے گھر کی صفائی کرنا ہے، کھانا بھی مجھے پکانا ہے، سمجھے؟ اب میں جا رہی ہوں، میری کلاس ہے۔ وہ اسے یوں ہی گمسم چھوڑ کر پلٹ آئی تھی۔ اگلا سارا دن وہ بہت مصروف رہی، امبر بھی اس کی مدد کو آگئی تھی۔ دونوں نے دوپہر تک پورا گھر چمکا دیا، اس کے بعد کھانا کھا کر کچھ دیر آرام کیا، پھر رات کی دعوت کی تیاری کے لیے دونوں کچن میں آ گئے۔ کام کے ساتھ دونوں کی نہ ختم ہونے والی باتیں بھی جاری تھی۔ امبر سے اس کی دوستی بہت پرانی نہیں تھی، بس 2 سال ہوئے تھے، وہ اوپر کے پورشن میں ان کے ہاں کرائے دار تھے۔ جس طرح اس کی کوئی بہن نہیں تھی، اس طرح امبر بھی اکلوتی تھی، اس لیے دونوں پر کوئی پابندی نہیں تھی، یعنی آزادانہ ایک دوسرے کے پاس آتی جاتی۔ اکثر ویکینڈ پر رات گئے تک یا امبر نیچے رہتی یا وہ اس کے پاس ہوتی، تو پھر جب تک انہیں احساس نہ دلایا جاتا تب تک سوتی نہیں تھی۔ پہلے تو دونوں آزادانہ ہنستی بولتی کھلکھلاتی تھی، یعنی ان کی آوازیں دوسرے کمرے تک سنی جاتی، لیکن جب سے ان کی زندگی میں ربیل آیا تھا، اس نے امبر کو اپنا ہمراز بنا لیا، تب سے وہ سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگی، کیونکہ موضوع خواہ کوئی بھی ہوتا، درمیان میں ربیل کا ذکر ضرور آ جاتا تھا۔ اس وقت بھی کام کے ساتھ وہ سمیر بھائی کے عنقریب
मतवक्का शादी की बातें करते हुए राबेल को बुलाने ना बुलाने पर उलझ गई थी। मेरा ख्याल है बुला ही लो, इस तरह मैं भी उसे देख लूँगी और अंकल आंटी भी अस खुद समझ जाएंगे। अंबर ने कहा तो वो चलकर बोली, क्या क्या समझ जाएंगे? यही कि जिस लड़के को तुमने बुलाया है वो कोई आम नहीं बल्कि ख़ास बंदा है। यूँ तुम्हारे लिए भी आसानी हो जाएगी, यानी खुद से कहना नहीं पड़ेगा। अंबर ने बड़ी समझदारी का मुजाहरा करते हुए कहा तो वो पुरसोच अंदाज में सर हिलाकर बोली, कह तो तुम ठीक रही हो। हाँ मैं ठीक कह रही हूँ, अब कोई लेकिन अगर मगर मत करना। अंबर ने फ़ौरन कहा तो वो हंस कर बोली, जी मैं कोई अगर मगर नहीं कर रही, लेकिन बल्कि पूरी तरह तुमसे मुत्तफिक हूँ। उनके साथ ही वो खासी पुरजोश हो गई थी और मेहमानों के सामने भी वो ना सिर्फ एक्टिव बल्कि खिलखिलाती रही, क्योंकि पहले मरहले पर भी जब वो चाय लेकर गई तभी उसने सुन लिया था आलिया की अम्मी इस रिश्ते पर हामी भर रही थी। इसलिए उनकी खातर मदारात में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। और अंबर जो मेहमानों के आते ही घर चली गई थी, उनके जाते ही वो उसे खुशखबरी सुनाने दो दो सीढ़ियाँ फलांगते हुए ऊपर पहुँचते ही चिल्लाई, अंबर अंबर। उनकी तरफ से हाँ होगी। सच। अंबर फ़ौरन ही उससे लिपट गई। क्या हुआ है, इतना शोर किस बात का? अंबर की अम्मी उनके शोर से बाहर आई। वो आंटी समीर भाई की शादी। वह गड़बड़ा कर बोली, कब है? आंटी ने पूछा तो वो पेशानी पर हाथ मार कर बोली, ये तो मैंने अम्मी से पूछा ही नहीं, अभी पूछती हूँ। इसके साथ ही वो जिस तरह सीढ़ियाँ फलांगती हुई आई थी इसी तरह वापस नीचे चली गई। और अम्मी टोक कर बोली, ये क्या तरीका है, आराम से नहीं चल सकती? अम्मी मैं बिल्कुल हवासों में नहीं हूँ, खुशी से पागल हो रही हूँ। उसने खिलखिलाते हुए अम्मी के गले में बाहें डाल दी, लेकिन उनके साथ बैठते हुए जब उनके चेहरे पर नज़र पड़ी तो कुछ ठटक गई। क्या बात है, आप खुश नहीं हैं? क्यों नहीं? अम्मी के ढीले ढाले अंदाज ने उसे मजीद चौंका दिया। आप कुछ छुपा रही हैं? छुपाने की कोई बात नहीं, असल में उन्होंने बदले में तुम्हें मांगा है। अम्मी ने बताया तो उसकी सारी खुशी और जोश पल भर में रुखसत हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था ये अचानक क्या हुआ था। वो हैरत से अम्मी को देखते हुए बोली, क्या? क्यों? मेरा मतलब है आप साफ मना कर दें। वो उनके गले से बाहर निकाल कर नजरें चुराते हुए बोली, साफ मना क्यों करे, पहले लड़का देखेंगे। समीर तो उसकी बहुत तारीफ कर रहा था कि माशाल्लाह अच्छा पढ़ा लिखा है और कारोबार भी अपना है। अम्मी ने कहा तो वो जुज़बुज़ होकर बोली, इससे क्या होता है, यही सब देखा जाता है। अम्मी ने ज़ोर देकर कहा तो वो भी उसी अंदाज में बोली, हाँ लेकिन बदले वाली बात ठीक नहीं। मुझे भी यही बात कुछ खटक रही है। बहरहाल कल बुलाया है उन्होंने, तुम्हारे अब्बू से मिलने के बाद ही कोई फैसला करेंगे। अम्मी बात ख़त्म करके उठ खड़ी हुई तो वो बेख्तियार उनका हाथ थाम कर बोली, अम्मी मुझे शादी नहीं करनी, मेरा मतलब है मैं अभी पढ़ रही हूँ। वो अम्मी की नज़रों से खौफजदा हो गई थी, इसलिए फ़ौरन बात बना गई, हाँ हाँ पढ़ लो। अम्मी का अंदाज टालने वाला था, जिसे वो झुझलाकर रबेल के हवाले से बात करना ही चाहती थी कि अब्बू को आते देख कर खामोश होगी, लेकिन साथ ही वो कई फैसले कर चुकी थी। मैं खामोश नहीं रहूंगी, उसने कमरे से निकलते हुए ये बात सोची। फिर तमाम रात खुद को हिम्मत दिलाने और अल्फाज को तरतीब देने में जागती रही थी। कई बार दिल में ख्याल आया ऊपर जाकर अंबर से मशवरा कर ले, लेकिन फिर अपनी कुछ सोच कर बैठी रही। सुबह के करीब उसने तकिए पर सर रखा तो आंखें नींद से बोझल होने की वजह से खुद ही बंद होती चली गई। दोपहर से ज़रा पहले आँख खुली तो वह हैरान होने के साथ सोचने लगी, किसी और ने उसे उठाया क्यों नहीं? रात सोने से पहले वो अपना मोबाइल ऑफ करके सोई थी, इसलिए उठते ही उसे ऑन किया और वॉशरूम में बंद हो गई। फ्रेश होकर कमरे में आई तो अम्मी बेड पर बैठी थी। उसे देखते ही बोली, आज तुम्हें यूनिवर्सिटी नहीं जाना था? जाना था, आपने उठाया नहीं। कितनी बार उठाया? क्या खाकर सोई थी? अफीम। उसने जलकर सोचा और उन्हें जवाब दिए बगैर किचन में आकर पहले जायज़ा लिया, फिर चाय बनाकर अम्मी के पास आ बैठी। बेड पर रखे उनके कपड़े देखकर अनजान बनकर पूछने लगी, कहाँ की तैयारी है? तुम्हारे ससुराल। आज रात के खाने पर बुलाया है उन्होंने। अम्मी के मुंह से बेसाख्ता ही तुम्हारे ससुराल निकला, जिस पर वो उछल पड़ी। मेरा ससुराल कहाँ से आ गया? हो भी सकता है क्योंकि आज हम लड़का देखेंगे, अम्मी ने कहा तो उसने होंठ भींचकर खुद को फ़ौरन कुछ कहने से बाज रखा। फिर पहले चाय पीकर उसने इसके बाद बहुत संभल कर उन्हें मुखातिब करके बोली, अम्मी आपको लड़का देखने की ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब? अम्मी ने चौंक कर उसे देखा। वो मैं आपको बताना चाहती थी कि राबेल। वो इसी कदर कहकर सर झुका गई। अम्मी कुछ देर उसके झुके हुए सर को देखती रही, फिर पुरसोच अंदाज में पूछा, कौन है राबेल? मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसका एमकॉम का आखिरी साल है। उसने उसी तरह सर झुकाए हुए बताया। फिर कितनी देर अम्मी के बोलने का इंतज़ार करती रही। ज़रा सी पलकें उठाकर उन्हें सोचते देखकर कहने लगी, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, बस मुझे वो अच्छा लगा। उसके घर वाले भी अच्छे हैं, मैं उनसे मिल चुकी हूँ और मैं इसके अलावा। वो फिर खामोश हो गई तो अम्मी सख्त लहजे में बोली, जो तुम्हारे बाप को वो पसंद आ गया, आलिया का भाई। मैं ये सब नहीं जानती, मैंने आपको बता दिया है, अब अब्बू को समझाना आपका काम है। वो अम्मी को मुश्किल में डालकर उनके कमरे से निकल आई थी और ये नहीं था कि खुद इत्मीनान से हो गई थी, बल्कि पहले से ज़्यादा परेशान और ख़ाइफ थी, क्योंकि अब्बू की असूल पसंद और कदरे सख्त गिर तबीयत से वाकिफ़ थी। इसलिए शाम में वो अपने कमरे से निकली ही नहीं। सुबह से अब तक राबेल के भी 10 फ़ोन आ चुके थे। वो इस वक्त उससे बात करने के मूड में नहीं थी,
اس لیے اس کے میسج کا جواب بھی نہیں دے رہی تھی۔ جب سمیر بھائی امی ابو کو لے کر چلے گئے تب اس نے باہر آ کر اوپر کی بل بجائی تو امبر ریلنگ سے جھانک کر بولی، کیا ہے، نیچے آؤ۔ وہ کہہ کر لاؤنج میں آ بیٹھی تو فوراً ہی امبر سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے آ گئی تھی۔ خود نہیں آ سکتی؟ نہیں، اس نے گہری سانس کے ساتھ کہا تو امبر اس کا چہرہ دیکھ کر پوچھنے لگی، کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ آنٹی کہاں ہے؟ امی ابو سمیر بھائی کے ساتھ ان کے سسرال گئی ہیں، تم نہیں گئی؟ نہیں یار، بہت گڑبڑ ہو گئی ہے، وہ امبر کا ہاتھ کھینچ کر بٹھاتے ہوئے بولی۔ سمیر بھائی کے سسرال والوں نے بدلے میں میرا رشتہ مانگ لیا ہے۔ پھر میں نے امی کو ربیل کے بارے میں بتا دیا ہے۔ یہ تم نے اچھا کیا، اچھا تو کیا، لیکن ابو کو کچھ نہیں پتا۔ اگر انہیں سمیر بھائی کا سالہ پسند آ گیا تو مشکل ہو جائے گی، ابھی اسے ہی دیکھنے گئے ہیں۔ اس نے تشویش ظاہر کی تو امبر پوچھنے لگی، تم نے دیکھا ہے اسے؟ نہیں، اور نہ ہی میں دیکھنا چاہوں گی، بس دعا کرو ابو بھی اسے ریجیکٹ کر دیں، اس نے کہا تو امبر ہنس کر بولی، اسے میرے گھر کا راستہ دکھا دینا تھا۔ وہ بھی بے ساختہ ہنسی تھے۔ بات صرف امی ابو کو لڑکا پسند آنے کی نہیں تھی، اس سے بھی زیادہ پریشان کن بات یہ تھی کہ ادھر سے بدلے کی شادی کی شرط رکھ دی گئی، جس پر سمیر بھائی اور ابو کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ امی بھی اعتراض نہ کرتی اگر جو انہیں ربیل کے بارے میں نہ بتا چکی ہوتی، اس لیے انہوں نے ابو کے سامنے بدلے کی شادی کے منفی پہلو بیان کرنا شروع کیے، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، یہ سب پرانے زمانے کی باتیں ہیں، ایک گھر خراب ہو تو دوسرا بھی اجڑ جاتا ہے، پھر ہم اس طرح سوچے ہی کیوں؟ گو وہ اس سلسلے میں کچھ سننا ہی نہیں چاہتے تھے، اور ادھر سے مایوس ہو کر امی نے ان کے سامنے لڑکے کی تعریفیں شروع کر دی۔ تو پہلے تو وہ بے دھیانی میں سنتی رہیں، لیکن جب امی کا مقصد سمجھ میں آیا تو چڑ کر بولی، وہ خواہ کتنا بھی اچھا ہو، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ پھر بتاؤ میں کیا کروں؟ امی نے بے بسی سے کہا تو وہ ان کی بات سے زیادہ لہجے کی بے بسی سے سٹکی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ لوگ عالیہ کے لیے حامی نہیں بھر رہے تھے، اگر آپ کو لڑکی دینا منظور ہے تو پھر ہمیں بھی منظور ہے، امی نے بتایا تو ضبط کرتے ہوئے بولی، تو آپ کو اسی وقت کہہ دینا چاہیے تھا کہ آپ کو منظور نہیں۔ کیسے کہہ دیتی، اتنی مشکل سے سمیر شادی کے لیے راضی ہوا ہے اور کرے گا بھی اسی سے، امی نے کہا تو وہ دکھ سے بولی، آپ کا مطلب ہے ان کی خاطر میں؟ امی خاموش رہیں اور ان کی خاموشی گویا تصدیق تھی۔ اس نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا، پھر اپنی کمرے میں بند ہو گئی تو رات کے کھانے پر بھی نہیں نکلی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ بھوک ہڑتال کر کے اپنی بات منوانا چاہتی تھی، بلکہ وہ حد درجہ پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ جانتی تھی اگر ابو نے اس متبادل رشتے کے لیے حامی بھر لی تو پھر وہ امی کی بھی نہیں سنیں گے۔ بہرحال اس رات اس نے بہت سوچا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس صورتحال سے کیسے نپٹے۔ اس پریشانی میں وہ یونیورسٹی آئی تھی۔ ربیل جو اس کی 3 دن کی غیر حاضری پر ناراض تھا، اس کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر ساری ناراضگی بھول گیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں بہت پریشان ہوں، اس کی آنکھیں ویسے ہی چھلکنے کو بیتاب تھیں۔ ارے ارے، یوں سرے عام روگی تو مسئلہ ہو جائے گا، تمہارے لیے کم میرے لیے زیادہ، وہ بظاہر ہلکے پھلکے انداز میں بولنا، ورنہ حقیقتاً پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑ ڈالیں، پھر اس کے ساتھ لائبریری میں آ بیٹھی اور ساری بات بتا کر سوالیہ نشان بن گئی تو وہ کتنی دیر سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، میں کیا کروں؟ میرا مطلب ہے میں یہی کر سکتا ہوں، آج ہی اماں کو تمہارے گھر بھیج دوں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میں ابھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا، جبکہ تمہارے گھر والے پہلا سوال ہی یہ کریں گے میں کیا کرتا ہوں۔ ہاں، اگر انہیں تمہاری شادی کی جلدی نہ ہو تو بات جلدی دیر کی نہیں ہے، سمیر بھائی کی وجہ سے امی ابو کو مجبوراً میرے لیے بھی حامی بھرنا پڑے گی، تو تم اپنے سمیر بھائی سے بات کرو، اس نے کہا تو وہ مایوسی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں کر سکتی، البتہ امی ان سے کہہ سکتی ہیں، لیکن وہی بات کہ وہ عالیہ کو پسند کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے وہ شادی کریں گے تو عالیہ سے ہی، ورنہ کبھی کسی سے نہیں۔ تو یہ بات تم نے کیوں نہیں کی؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ شوقی ہو گیا تو وہ لجتے ہوئے کہنے لگی، میں امی کو تمہارے بارے میں بتا چکی ہوں، لیکن تم یہ کیوں بھول رہی ہو کہ میں لڑکی ہوں، سمیر بھائی کی طرح میں وارننگ نہیں دے سکتی ہوں۔ وہ ہونٹ بھینچ کر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اسے دیکھ کر بولا، ایک راستہ ہے۔ کیا؟ میرے ساتھ بھاگ چلو، اس نے بظاہر بہت سنجیدگی سے کہا تھا، پر وہ کتنی دیر اسے خونخوار نظروں سے گھورتی رہی، پھر افسوس سے بولی، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ پھر کیا امید کرتی ہو مجھ سے؟ بتاؤ تاکہ میں وہی کروں۔ کچھ نہیں، تم کچھ نہیں کر سکتے، وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ فوراً اس کی کلائی تھام کر پوچھنے لگا، اور تم کیا کرو گی؟ فکر مت کرو، زہر نہیں کھاؤں گی، وہ اس کے خائف انداز پر بولی۔ تم تو نہیں کھاؤ گی، لیکن میں ضرور کھا لوں گا، وہ اس کی کلائی چھوڑ کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ رابی، وہ دوبارہ بیٹھتے ہی ٹیبل پر پیشانی ٹکا کر رو دی تو وہ خود پر جبر کیے اسے دیکھتا گیا۔ کتنی دیر بعد جب اس کے آنسو تھم گئے اور وہ اٹھنے لگی تب اسے روک کر بولا، سنو، میں کل تمہارے ابو سے ملوں گا۔ نہیں، ابو نے اگر تمہیں منع کر دیا تو پھر ساری کوششیں بیکار جائیں گی، وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولی۔ پھر اماں کو بھیجوں؟ اس نے پوچھا تو وہ سوچتے ہوئے الجھ گئی۔ مجھے نہیں پتا، میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی۔
तो फिर ऐसा करो, अपने भाई के मंगेतर से बात करो कि वो अपने घर वालों को बदले के रिश्ते से बाज रखे। रबेल ने कहा तो सोचने लगी, फिर उसे देखकर बोली, मेरा ख्याल है मैं आलिया की बजाय उसके भाई से बात करूं, क्योंकि आलिया हो सकता है अपनी मोहब्बत में खुदगर्ज बन जाए, जबकि इधर ऐसा कोई मामला नहीं हो। वो उस बात में सर हिलाने लगा। चलो फिर। वो उठ खड़ी हुई तो वो कदरे हैरान हुआ। मैं कहाँ चलूँ? आलिया के घर से उसके भाई के ऑफिस का नंबर मालूम कर दो, उसने कहा तो वो उछल पड़ा। मैं उसके घर जाऊँ? घर नहीं बाबा, फ़ोन पर तुम खुद को उसका दोस्त जाहिर करके नंबर मालूम कर सकते हो, उसने झुंझला कर कहा तो हंसते हुए उठ खड़ा हुआ। फिर उसके साथ चलते हुए अचानक रुक के उसे कह देखने लगा। सुनो, क्या तुम्हें यकीन है कि वो अपनी बात पूरी नहीं कर सका, क्योंकि उसकी आंखें यखलख्त नमकीन पानियों से भर गई थी। यूनिवर्सिटी से आकर उसने रोज़ाना की तरह अम्मी के साथ खाना खाया। इसके बाद इस वक्त सोना भी क्योंकि उसके मामूल में था, इसलिए बर्तन समेट कर सीधी अपने कमरे में आ गई। जब अम्मी को उसके सोने का यकीन हो गया तब बैग से ये मोबाइल निकाल कर आलिया के भाई का नंबर डायल करने ही लगी थी कि कुछ सोचकर लाइन काट दी और जहन में लफ्ज़ों को तरतीब देने लगी। कुछ देर बाद वो फिर नंबर डायल करने लगी। जी, मैं सिकंदर इब्राहिम से बात कर सकती हूँ? जी बोल रहा हूँ। आप कौन? जी मैं ज़ोबिया, उसने बहुत संभल कर कहा तो वो सोचते हुए अंदाज में बोला, ज़ोबिया? जी समीर भाई की बहन, उसने मज़ीद तारुफ करवाया। ओह, कैसी हैं आप? अब उसने खुश दिली से पूछा तो उसके गुस्से में इजाफा हो गया, लेकिन फिर भी जब्त करती हुई बोली, मैं ठीक हूँ और मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो उसे किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं होने देना चाहती थी। जब ही फ़ौरन असल बात पर आ गई तो वो भी गालबन संजीदा हो गया। जी फरमाइए। मुझे सिर्फ इतना कहना है, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। आप प्लीज़ अपने वालिदैन से कहें वो बदले की शर्त हटाकर सिर्फ समीर भाई के लिए बात करें। उसने जो सोचा था वही जल्दी से कह दिया तो दूसरी तरफ खामोशी छा गई। हेलो, चंद लम्हों बाद उसने पुकार कर पूछा, आप खामोश क्यों हो गए? फिर मैं क्या करूं? वो जैसे समझ नहीं पा रहा था। मुझे इस परेशानी से निकाले, मेरा मतलब है मुझे यकीन दिलाएं कि आपकी तरफ से अब ऐसी कोई बात नहीं होगी। उसने झिझलाहट छुपा कर कहा तो वो गहरी सांस खींच कर बोला, और कोई हुक्म? शुक्रिया, और बस ये कि किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि मैंने आपको फ़ोन किया था। अच्छी बात है, उसने कहा तो वो मुतमिन होगी और एक बार फिर शुक्रिया कहकर फ़ोन रख दिया। फिर वो लंबी तान कर ऐसा सोई कि शाम ने अम्मी ने आकर उठाया। साथ रबेल की अमर बहन के आने का बताया तो वो जो अभी अभी उठने में सुस्ती कर रही थी एकदम होशियार होकर उठ खड़ी हुई और अम्मी के गले में बाहें डालकर बोली, अम्मी, उन्हें मना नहीं कीजिएगा। फिर अम्मी कदरे मतवहश हो गई थी। फिर क्या, मैंने आपको रबेल के बारे में बताया तो था। हाँ, लेकिन उधर आलिया वाले, उधर की फिक्र नहीं करें, मेरा मतलब है उधर आप मना कर दें, कुछ नहीं होगा। समीर भाई की शादी आलिया ही से होगी। वो बड़े आराम से अम्मी को हैरान छोड़कर वापस वॉशरूम में बंद होगी। मुंह हाथ धोकर निकली तो किचन का रुख किया और चाय के साथ जो बिस्किट निमको वगैरह मौजूद थे लेकर ड्राइंग रूम में आ गई। अस्सलामुअलैकुम, उसने अम्मा को सलाम करके जरीना को घूरा जो हंसबे आदत उसे देखकर हंसने लगी थी और इस वक्त तो उसकी हंसी में शोखी भी थी। जीती रहो, खुश रहो। अम्मा ने उसे दुआ दी। फिर वो चाय बनाने तक वहाँ बैठी। इसके बाद जरीना को लेकर अपने कमरे में आई तो वहाँ अंबर मौजूद थी। उसे देखते ही पूछने लगी, कौन आया है? ये राबेल की बहन है, उसने जवाब में जरीना का तारुफ करवाया तो अंबर ने मानी खेज अंदाज में होंठ सुखेर कर पूछा, ओह, राबेल भी आया है? वो क्यों आएगा? उसने अंबर को घूर कर कहा। फिर ये किसके साथ आई है? अपनी अम्मा के साथ। जरीना, तुम बुरा नहीं माना, इसे फजूल बोलने की आदत है, उसने जवाब के साथ जरीना से कहा तो अंबर बराह रास्त जरीना से पूछने लगी, इसका रिश्ता लेकर आई हो? जी। जरीना हंसी थी। मेरी तरफ से हाँ है, चाहो तो कल ही बारात लेकर आ जाना। अंबर ने जरीना की हंसी से महसूस होते हुए कहा तो वो दांत पीस कर इस पर झपटना चाहती थी कि अम्मी। जरीना से बोली, बेटी तुम्हारी अम्मा जा रही हैं। अच्छा बाबा, मैं चलती हूँ। जरीना उससे कहकर अम्मी के साथ चली गई तो अंबर बेड पर गिरते हुए बोली, यार बहन तो बहुत प्यारी है, वो भी बहुत हैंडसम है, उसने फ़ौरन कहा तो अंबर पहले हंसी फिर संजीदा होकर पूछने लगी, और इस बदले वाले रिश्ते का क्या हुआ? वो मैंने मना कर दिया, मेरा मतलब है। वो अंबर के पास बैठकर अपना कारनामा बताने लगी। अगले रोज़ जब वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रही थी तो अम्मी ने यह कहकर रोक दिया कि समीर के ससुराल वाले आने वाले हैं, जिस पर उसने कोई एहतजाज नहीं किया क्योंकि अपनी तरफ से उसे इत्मीनान हो गया था और उसका ख्याल था कि आज वो लोग बदले की शर्त हटाकर सिर्फ समीर की बात करेंगे। इसलिए दोपहर तक वो घर की सफाई सुथराई में लगी रही। इस दौरान दोपहर का खाना भी तैयार कर लिया और जब अम्मी के साथ खाना खाने बैठी तो शौक से पूछने लगी, कब तक होगी समीर भाई की शादी? सिर्फ समीर की नहीं, तुम दोनों की शादी, अम्मी ने कहा तो उसका नवाला उठाता हाथ वहीं रुक गया। साथ ही दिल अंदेशों के खौफ में घिर कर धड़कने लगा। क्या मतलब? तुम्हारे अब्बू ने सिकंदर के लिए हामी भर ली है, अम्मी ने बताया तो वो चकरा गई। क्यों भरी हामी? और मुझसे पूछे बगैर मुझे नहीं करनी वहाँ शादी? बेकार की बातें मत करो, अम्मी नागवारी से टोक कर बोली। समीर कह चुका है कि वो आलिया के अलावा किसी से शादी नहीं करेगा
اور ہمیں ہر حال میں اس کی شادی کرنی ہے کیونکہ اس گھر میں رونقیں اسی کے بال بچوں سے ہوگی، تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی۔ وہ کتنی دیر سناٹے میں امی کو دیکھے گی، پھر بولی تو اس کی آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ امی، آپ کو صرف سمیر بھائی کی خوشی عزیز ہے، تم بھی خوش رہو گی، سکندر اچھا لڑکا ہے۔ امی اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی اور وہ انہیں جھنجھوڑنا چاہتی تھی، لیکن جان گئی کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ بیٹے کی محبت میں امی نے اس کی طرف سے دل پر پتھر رکھ لیا تھا، اس لیے وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ پھر تمام دوپہر وہ سکندر کے نمبر کو ڈائل کرتی رہی۔ کبھی وہ میٹنگ میں ہوگا، کبھی کسی کام میں مصروفیت، اور پتہ نہیں باقی مصروف تھا یا اس سے بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے بہرحال طے کر لیا تھا وہ اس سے پوچھے گی ضرور کہ وہ اس کے ساتھ فاؤل کیوں کھیل رہا ہے، اس لیے اس نے اپنی کوششیں ترک نہیں کی، بار بار نمبر ملاتی رہی۔ دوسری طرف اب سکندر نے اپنا موبائل آف کر دیا تھا، جو اس کے غصے کو مزید ہوا دے گیا۔ بس نہیں چل رہا تھا سامنے جا کر اس کا منہ نوچ لے۔ آخر 5 بجے سے کچھ پہلے وہ لائن پر آیا تو وہ جو غصے میں پاگل ہو رہی تھی، اس کی آواز سنتے ہی جو منہ میں آیا کہنے لگی، آپ انتہائی جھوٹے اور بے ایمان آدمی ہیں اور مجھے ایسے لوگوں سے سخت نفرت ہے۔ یاد رکھیں، اگر میری شادی آپ کے ساتھ ہوگی تو آپ کو میری طرف سے کبھی خوشی نہیں ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سلسلہ منقطع کر دیا اور موبائل آف کر کے بیڈ کی طرف اچھال دیا۔ وہ اپنی ساری کوششوں اور تدبیروں میں ناکام ہو گئی تھی اور اب وہ سب سے زیادہ شاکی امی سے تھی، جنہوں نے سمیر بھائی کی خوشی کو اس کی خوشی پر مقدم جانا تھا۔ سمیر بھائی کے بال بچوں سے اس گھر میں رونق ہوگی، خوش رہیں اپنی رونقوں میں، میں اب کبھی پلٹ کر اس گھر میں نہیں آؤں گی۔ جانے کب سے وہ گھٹنوں میں سر دیے یہی سوچے جا رہی تھی۔ امی 2-3 بار اس کے کمرے میں جھانک کر گئی تھیں، پھر شاید انہوں نے ہی امبر کو بلا کر اس کے پاس بھیجا تھا۔ امبر نے اس کے پاس بیٹھ کر آہستہ سے اس کا کندھا ہلایا تو وہ گھٹنوں سے سر نکال کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ رو نہیں رہی تھی، پھر بھی اس کی آنکھیں نہ صرف سرخ ہو رہی تھی بلکہ ان میں وحشت بھی سما گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ امبر نے نرمی سے ٹوکا تو وہ سچ مچ ٹوٹ گئی۔ میں ہار گئی امبر، میں ہار گئی۔ ایسا مت کہو، ہو سکتا ہے اسی میں تمہاری بہتری ہو۔ امبر نے اس کے ہاتھ تھام کر تسلی آمیز انداز میں کہا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میری بہتری کسی نے نہیں سوچی، امی ابو دونوں کو سمیر بھائی کی خوشی عزیز ہے۔ تمہیں بھائی کی خوشی عزیز نہیں ہے؟ امبر بلا ارادہ ہی کہہ گئی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں اپنی خوشی ان پر قربان کر دوں، یہ قربانی وہ بھی تو دے سکتے تھے۔ وہ چیخ کر بولی، جناب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مرد قربانی نہیں دیا کرتے۔ امبر نے قصدن ہلکا پھلکا انداز اختیار کر کے اس کا دھیان بٹانے کی صحیح کی، پھر اس کا ہاتھ کھینچ کر اٹھاتے ہوئے بولی، چلو میرے ساتھ اوپر چلو، تمہیں اچھی سی چائے پلواؤں گی، مجھے رابیل کو فون بھی کرنا ہے۔ اس نے تکیے پر سے دوپٹہ اور موبائل اٹھاتے ہوئے کہا، کیوں اتنے دنوں سے یونیورسٹی نہیں جا رہی؟ وہ پریشان ہوگا، اور پھر اسے بتا تو دوں کہ اس کی آواز حلق میں اٹک گئی تھی تو وہ امبر سے پہلے ہی کمرے سے نکل آئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کس طرح رابیل کو اس تمام صورتحال سے آگاہ کرے اور اس سے کیا کہے کہ اس کے گھر والے سمیر بھائی کی خوشی میں اس کی خوشی کو قربان کر رہے ہیں۔ شاید رابیل کو یہ سب پہلے سے ہی معلوم تھا، جو اس نے اماں اور زرینہ کے جانے کے بعد سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہ موبائل فون سے رابیل کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہیلو رابی، وہ اس کی آواز سنتے ہی پھر بکھرنے لگی تھی۔ کون؟ زوبیا، کیسی ہو؟ یونیورسٹی چھوڑ دی کیا؟ رابیل کے لہجے میں کوئی بے قراری نہیں تھی، سیدھے سادے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ ہاں، اس نے چونک کر کہا تو وہ پھر اسی انداز میں پوچھنے لگا، شادی ہو گئی کیا؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے وہ مشکل آواز پر قابو پا کر پوچھا۔ کم آن یار، جو ہونے والی بات ہے وہ تو ہوگی، پھر اس پر رونے وبیلا مچانے کا کیا فائدہ؟ رابی، تمہیں دکھ نہیں ہو رہا؟ ہوا تھا، بلکہ دل میں درد بھی اٹھا تھا، لیکن اب سب ٹھیک ہے، کوئی دکھ نہیں، اس نے کہا تو وہ دکھ سے بولی، شاید اسی لیے میں اپنی کوششوں اور تدبیروں میں ناکام ہو گئی۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، اس نے موبائل آف کر دیا، ساتھ ہی دل کسی کانچ کی طرح ٹوٹ گیا۔ آنکھوں میں رکا سیلاب اب امٹ کر آ رہا تھا، وہ انگلیوں سے انہیں روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ برآمدے میں کھڑی آسمان کو دیکھنے لگی، جس کی نیلاہٹیں تاریکیوں میں چھپ رہی تھیں۔ اسے لگا جیسے وہ بھی تاریکیوں میں ڈوب رہی ہو اور اب اس کی زندگی میں کبھی خوشیوں بھرا سویرا نہیں آئے گا۔ پھر چند دن بعد وہ دل میں بے شمار قدورتیں اور رنجشیں لیے اس گھر سے اس شخص کے ساتھ رخصت ہوئی جس کے بارے میں اس نے کہا تھا وہ اسے کبھی دیکھنا بھی نہیں چاہے گی، اور ابھی بھی اس کے دل اندر کوئی تجسس نہیں تھا۔ حجلہ عروسی میں وہ یوں بیٹھی تھی جیسے وہ بھی اس خصوصی سجاوٹ کا حصہ ہو، دل میں نہ کوئی امنگ، نہ ترنگ، نہ انتظار، یہاں تک کہ بھاری قدموں کی آواز بھی اس کے دل کو نہیں دھڑکا سکی۔ جناب، جھوٹا بے ایمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے، سکندر نے اس کے سامنے بیٹھ کر خاصے گمبھیر لہجے میں کہا۔ تب اس کا دل یک بارگی بڑی زور سے دھڑکا اور دھیرے سے کانپا تھا۔ میرے خدا! دل بہت زور سے دھڑکا، وہ غصے میں جانے اس شخص کو کیا کیا کہہ گئی تھی۔ سلام کا جواب دینا فرض ہے، اس نے پھر کہا تو وہ دھیرے سے بولی، وعلیکم السلام، شکریہ، اب بتائیں آپ مجھ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی تھی؟ وہ اس کی تھوڑی اٹھا کر پوچھنے لگا تو وہ سوچ کر الٹا
اس سے پوچھ گئی، آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا؟ وہ اس کے سامنے ہاتھوں کا تکیہ بنا کر لیٹ گیا، پھر کہنے لگا، میں نے بہت ساری باتیں سوچی تھی۔ ایک یہ کہ آپ کسی کو پسند کرتی ہوں گی، دوسرے شاید آپ مزید پڑھنا چاہتی ہوں یا پھر بدلے کی شادی کے خلاف ہیں، تیسری بات ٹھیک ہے، وہ جو اس کی پہلی بات پر خائف ہوئی تھی تیسری بات پر فوراً اعتراف کر لیا تو وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اس کے اچھے نتائج نہیں دیکھے تو میں نے بھی نہیں، بہرحال ہمارے ساتھ انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا اور ہم اس خیال کو غلط ثابت کر دیں گے۔ کیوں؟ اس نے بات کے اختتام پر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کی غیر معمولی ٹھنڈک محسوس کر کے پوچھنے لگا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جی، لیکن مجھے آپ ٹھیک نہیں لگ رہی، کچھ پریشان اور اداس۔ اس کے درست قیاس پر وہ خائف ہو کر بولی، نہیں میں پریشان نہیں ہوں۔ شور؟ اس نے بس سر ہلا دیا۔ چلو اب تمہاری باری ہے، اس نے کہا تو وہ سمجھی نہیں۔ جی بھئی، اب تم مجھ سے پوچھو کہ تمہارے کہنے پر بھی میں نے شادی سے منع کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا تو وہ جزبوز ہو کر بولی، آپ بتا دیں۔ ہاں، وہ اٹھ بیٹھا، میں چاہتا تھا تم اپنی جنگ خود لڑو، اگر کسی کی محبت میں لڑتی تو ضرور جیت جاتی ہے نا؟ وہ بڑی کوشش سے مسکرائی تھی۔ بہرحال تمہاری ہار نے میرے دل سے بوجھ ہٹا دیا ہے، اب بتاؤ تمہاری ذات سے مجھے کوئی خوشی ملے گی کہ نہیں؟ وہ بہت خوبصورتی سے اس کی کہی باتیں دہرا رہا تھا اور وہ اپنی اندر نہیں نہیں کی تکرار سے گھبرا کر اس کے سینے میں جا چپی تھی۔ اگلے روز 2 تقریبات ایک ساتھ تھیں، یعنی اس کا ولیمہ اور عالیہ کی رخصتی، اس لیے گھر والوں کی توجہ بڑھ گئی تھی، بلکہ زیادہ توجہ عالیہ نے ہی کھینچ لی۔ یہ اسے بہت غنیمت لگ رہا تھا کہ وہ سب کے سامنے پوز کرنے سے بچ گئی۔ گو کہ سکندر کی پرسنالٹی ہر لحاظ سے اٹریکٹیو تھی، لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتی، جس کی کوری زمین پر سب سے پہلے رابیل نے قدم جمائے تھے، جس کے نتان وہ اب خورش ڈالنا چاہتی تھی۔ رات سکندر کے سینے میں چھپ کر اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ اب کبھی اسے یاد نہیں کرے گی، جو بڑے آرام سے اس کی محبت سے دستبردار ہو کر اسے بھی ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر گیا تھا، اور رات سے اب تک وہ صرف اسے ہی سوچ رہی تھی، محبت سے نہ سہی کسی اور انداز سے۔ وہ بہرحال اس کے ہر پل پر قابض تھا۔ اگر سکندر کو فراغت سے اس کے پاس بیٹھنے کا موقع ملتا تو اس کی بجھی آنکھیں دیکھ کر ضرور ٹھٹکتا، اور اگر اس سے نہ بھی پوچھتا تو اپنے آپ قیاس ضرور کرتا، لیکن گھر کا اکلوتا لڑکا ہونے کے باعث عالیہ کی شادی کے انتظامات کی ذمہ داری بھی اس پر آن پڑی تھی۔ صبح ناشتہ بھی اس نے بہت عجلت میں کیا تھا، اس کے جانے کہاں کہاں مصروف رہا، اور ابھی اسٹیج پر بھی اسے اپنی دلہن کے ساتھ بیٹھنا نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ کبھی ادھر سے اس کی امی پکارتی، کبھی ادھر سے بہنیں۔ پھر جب بارات کی آمد کا شور اٹھا تب اس کی پلکیں خود بخود اٹھ گئی اور یک ٹک اپنے بھائی سمیر کو دیکھے گئی، جن کی شادی کا مدتوں سے ارمان تھا، اور کتنے ارمان تھے اس کے جو دل ہی میں رہ گئے۔ اس کی جگہ اس کی نندیں ہما اور فروا سمیر کے دائیں بائیں بازو سے لگ کر بیٹھ گئیں۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ امی نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا تو اس نے چونک کر انہیں دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ ناراض ہو؟ امی نے محبت سے ٹوکا تو وہ خود کو بکھرنے سے بچانے کی سعی میں بولی، ہاں پگلی، میں تو سمجھی تھی سکندر کو دیکھ کر سکندر اچھے ہیں، لیکن میں پھر بھی خوش نہیں ہوں کیونکہ آپ نے میرا ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اس کے انداز سے تنفر ظاہر ہونے لگا۔ برا کیا کیا میں نے؟ امی اب ٹھٹکی اور پریشان بھی ہوئی۔ آپ جانتی ہیں بیٹے کی خوشی پر مجھے قربان کر دیا۔ نہیں، ہم نے تمہارا اچھا سوچ کر ہی۔ امی اپنی صفائیاں پیش کرنے جا رہی تھیں کہ اس کی ساس کے آنے پر خاموش ہو گئی، جبکہ ان کا دل اس کی طرف کھینچ رہا تھا۔ آخر ماں تھی، چاہتی تھی اسے سینے سے لگا کر تسلی دے، لیکن خائف بھی تھی کہیں وہ پھٹ نہ پڑے۔ جب ہی اس کے پاس سے اٹھ گئی، پھر بس دور دور سے ہی اسے دیکھتی رہی۔ اگلے دن اس نے سنا سمیر بھائی اپنی دلہن کے ساتھ ہنی مون پر چلے گئے ہیں، گو کہ اس کے اندر ایسی کوئی خواہش نہیں تھی، پھر بھی وہ منتظر رہی سکندر کوئی پروگرام بنائیں گے یا اس کے ساس سسر ہی کہیں گے کہ دلہن کو کہیں گھما پھرا لاؤ، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کے برعکس تیسرے دن سے ہی اسے ہانڈی چولہے میں لگا دیا گیا۔ پھر مروتاً بھی اس کی نندیں ہما اور فروا اس کے ہاتھ بٹانے کو کچن میں نہیں آتی تھی، جبکہ ٹیبل پر سب سے پہلے آن موجود ہوتی۔ مزید اس کے پکائے کھانے میں نقص بھی نکالتی، نمک تیز ہے، گوشت بھنا نہیں، چاول کچے ہیں، دال میں کنکر رہ گئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا تھا، منہ تو جواب دینا بھی جانتی تھی، لیکن صرف ضد میں خود پر جبر کر رہی تھی۔ اس نے یہ ضد کسی اور سے نہیں، اپنے ماں باپ سے باندھ لی تھی، جنہوں نے بیٹے کی خوشی پر اسے قربان کر دیا، اور اس کا بدلہ وہ خود اپنے آپ سے لے رہی تھی۔ یہ نہیں تھا، وہ بہت نازوں میں پلی تھی، اکلوتی ہونے کے باوجود گھر داری کے سارے کام کرتی تھی، لیکن اپنے شوق اور موڈ کے مطابق دل نہیں چاہتا تھا تو صاف انکار کر دیتی، جس پر امی زبردستی نہیں کرتی تھی۔ اور یہاں کیونکہ اس نے ضد میں خود کو مٹانے کا سوچا تھا تو اس سے ساس نندوں کو اور بھی موقع مل گیا۔ بہرحال اس وقت وہ بہت تھکی ہاری اپنے کمرے میں آئی اور بس فوراً سونا چاہتی تھی، لیکن سکندر اس کے انتظار میں تھا۔ کیا کر رہی تھی؟ کچھ میرا بھی احساس ہے تمہیں کہ نہیں؟ بہت ہے۔ اس کے ہونٹوں پر تھکی تھکی مسکراہٹ دھر آئی۔ اب کیا کر رہی ہو؟ سکندر نے اسے وارڈروب کھولتے دیکھ کر ٹوکا تو اس کی طرف پلٹے بغیر بولی، صبح کے لیے آپ کے کپڑے پریس کر دوں؟ رہنے دو، صبح میں خود کر لوں گا، چلو یہاں آ کر لیٹو۔ اس نے خاموشی سے وارڈروب بند کی، پھر لائٹ بھی آف کر کے اپنی جگہ پر آئی۔ تھک گئی ہو؟ سکندر کی سرگوشی پر اس کی آنکھوں میں نمی اتر گئی۔ آئی ہوں،
क्यों इतना काम करती हो? हुमा और फरवा भी तो हैं। उन्हें शायद आदत नहीं है। उसने यूं ही कह दिया। क्यों आदत नहीं है? तुम्हारे आने से पहले भी तो वही करती थी। वो उसकी बालों में उंगलियां फेरते हुए बोला तो वो गहरी सांस को रोकने के लिए होंठ भींच गई। सुबह तुम मेरे साथ चलना। तो कदर तवक्कुफ से उसने कहा तो वो कुछ हैरान हुई। कहा, मैं ऑफिस जाते हुए तुम्हें तुम्हारी अम्मी के पास छोड़ दूंगा। क्यों? क्यों का क्या मतलब? क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता मैके जाने को? अब उसने हैरान होकर पूछा। हाँ चाहता है। वो कुछ परेशान हुई। फिर कहती क्यों नहीं हो? आपकी मसरूफियात की वजह से। उसे फौरन ही जवाब सूझ गया। चलो अब मैं खुद ले जाया करूंगा। अपने तईं वो उसे खुश कर रहा था। वो जब अम्मी के यहाँ पहुंची तो लाउंज में अम्मी के साथ समीर भाई बैठे थे, जिन्हें देखकर सिकंदर ने बेसाख्ता खुशी और तज्जुब का इजहार किया। अरे आप हनीमून से कब लौटे? रात ही आए हैं। समीर बहुत खुश नजर आ रहे थे। बहुत गर्मजोशी से सिकंदर से गले मिले और उसे अपने साथ बिठा लिया। तब उसे देखा था। कैसी हो जूबिया? ठीक हो। भाभी कहाँ हैं? वो कोशिश के बावजूद भी शोक का इजहार नहीं कर सकी। सो रही हैं। समीर ने बताया तो उसके मुंह से बिरा लादा ही निकला। अभी तक? हाँ, असल में सफ़र की थकान। समीर इसी कदर कह सका कि सिकंदर की तरफ मुतवज्जा हो गए। फिर सिकंदर को क्योंकि ऑफिस जाना था इसलिए वो ज़्यादा नहीं रुका और शाम में आने का कहकर चला गया। तो अम्मी उसे अपने कमरे में ले आई। उसके चेहरा हाथों में लेकर देखने लगी। आप खुश हैं? इससे पहले कि ये सवाल अम्मी करती उसने पूछ लिया। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। अम्मी ने कहा तो वो अभी भी जिताने से बाज नहीं आई। खुशी छीन कर खुश देखना चाहती हैं? तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? और ये तुमने अपना क्या हाल कर लिया? लग रही नहीं रहा नो पे आता हो। अम्मी ने उसके कान छुए फिर खाली कलाइयाँ थाम ली। मुझे छोड़े अम्मी, आप अपने अरमान बहू पर निकालें, उसने अपनी कलाइयाँ चुराते हुए कहा। तभी समीर के साथ आलिया को देखकर उसने कश्तन खुशी का इजहार किया, क्योंकि वो उसकी सिर्फ भाभी ही नहीं नंद भी थी। कैसी है भाभी? तुम कब आई? आलिया ने उसकी बात का जवाब ही नहीं दिया। थोड़ी देर हुई। अकेली आई हो? नहीं, सिकंदर ऑफिस जाते हुए छोड़ गए हैं। अच्छा तो तुम अभी रुकोगी? मैं जा रही हूँ। आलिया ने कहा तो समीर अम्मी से बोले। अम्मी हम आलिया के घर जा रहे हैं, शाम तक आएंगे। अभी तो तुम्हारी बहन आई है। अम्मी ने गालबन उन्हें रोकना चाहा लेकिन आलिया ने उन्हें कोई अहमियत नहीं दी। चलो समीर। वो उनके बाजू में हाथ डालकर निकल भी गए। माशाल्लाह चांद सूरज की जोड़ी है। अल्लाह नजर बस से महफूज रखे। अम्मी ने बेटे बहू को सराहने के साथ दुआएं दी। फिर उसे देखकर बोली, बैठो मैं तुम्हारे लिए। नहीं मेरे लिए कुछ नहीं करे, मैं अभी नाश्ता करके आ रही हूँ। उसने फ़ौरन रोक दिया। अच्छा मैं ज़रा मासी को देख लूँ। हाँ, दोपहर के खाने में क्या खाओगे? अम्मी ने जाते जाते रुक कर पूछा। कुछ नहीं, मेरा मतलब है आपको ये तमाम ना कीजिएगा। आप मासी को देखें, मैं अंबर से मिलकर आती हूँ। वो कहते हुए अम्मी से पहले ही कमरे से निकल आई। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसे अचानक अंदर खालीपन का एहसास हुआ कि अंबर को बताने के लिए उसके पास ज़िंदगी के नए मोड़ की कोई खूबसूरत दास्तान नहीं है, ना ही उसके छेड़छाड़ पर वो शर्मिली हंसी हंस सकती है। इस ख्याल ने उसे मजीद आजुर्दा कर दिया और वो ऐसे ही अंबर के सामने जा खड़ी हुई। अरे तुम! अंबर ने गौर ही नहीं किया, बस उसे देखकर खुश हो गई। दो तीन बार मुझे मालूम हुआ तुम आई और चली भी गई। मैं बहुत नाराज़ हूँ तुमसे। तुम सीढ़ियाँ ना चढ़ती, मुझे बुलवा लेती या अपने मियाँ से मिलवाना नहीं चाहती। उसने शरारत से उसे छेड़ा। फिर उसे लेकर अपने कमरे में आ गई तो वो इधर उधर देख कर पूछने लगी, खाला जान कहाँ है? मार्केट गई हैं, आती होंगी, तुम बैठो। अमर ने लाइट ऑन करते हुए कहा। फिर उसे देखकर वहीं खड़ी रह गई तो वो कुछ हैरान हुई। क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ है? इतनी कमज़ोर लग रही हो। तुम्हारी आंखें कमज़ोर हो गई हैं। वो आराम से बैठ गई तो अंबर उसके करीब बैठकर धीरे से पूछने लगी, सुनो वो याद आता है? कौन? एक पल को उसका दिल डूबा। राबेल? नहीं, उसने सख्ती से झुठलाया जबकि दिल उसके नाम का विड करने लगा था। बिल्कुल नहीं, तुम आइंदा कभी उसका नाम भी मत लेना। मुझे नफरत है उससे। फिर तुम इतनी सोनी सुनी क्यों लग रही हो? अम्मी भी यही कह रही थी। मुझे असल में जेवरात का शौक नहीं है। उसने संभल कर बात बनाई तो अंबर को उस पर रहम आ गया। मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। नहीं अंबर, मैं कुछ नहीं लूँगी, बस तुम मेरे पास बैठो। उसने अंबर का हाथ पकड़ लिया। अच्छा सिकंदर भाई भी आए हैं? अंबर ने पूछा तो वो सर हिलाकर बोली, हूँ अब शाम में आएंगे। हैं कैसे? अच्छे हैं। और उनके घर वाले? अरे हाँ, समीर भाई और भाभी तो आ गए हैं ना। मैं रात ही भागी गई थी नीचे लेकिन। अंबर शौक से बोलते हुए एकदम खामोश हो गई तो उसने बिला इरादा ही टोका था, लेकिन क्या? भाभी ने बात ही नहीं की। अभी क्या कर रही हैं? अंबर ने बताकर पूछा। मेके गई हैं। हैं? तुम यहाँ आई हो वो वहाँ चली गई? ओफो छोड़ो ये बातें, उसने झिझलाकर टोका तो अंबर बेसाख्ता खिलखिलाकर हंसी। फिर शाम में सिकंदर उसे लेने आया तो अम्मी अब्बू के बहुत इसरार पर भी रात के खाने तक रुकने पर आमादा नहीं हुआ, जो उसे बहुत बुरा लगा क्योंकि वो खुद तो दोपहर में सो गई थी और अम्मी उसी वक्त से एहतमाम में लग गई थी, जबकि समीर और आलिया इस वक्त तक नहीं आए थे। बहरहाल उसने सिकंदर के ना रुकने को महसूस तो किया, लेकिन बहुत थोड़ी देर के लिए। इसके बाद वो ये सोचने लगी कि अच्छा है अब अम्मी अम्मी को पता चलेगा उनका इंतखाब क्या है। क्या सोच रही हो? सिकंदर ने उस पर नज़र डालकर अचानक पूछा। कुछ नहीं। वो बुरी तरह चौंकी।
कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। उसकी मुस्कुराहट बड़ी दिलकश थी। वो एक पल को कन्फ्यूज सी हो गई। बताओ ना, उसने इसरार किया। वो उल्टा उससे बोली, आप बताएं। अव्वल रोज़ की तरह पहले मैं क्यास करूं? उसने महसूस होकर कहा तो वो अंदर ही अंदर जुज़बुज़ हुई। फिर सोच कर कहने लगी, मैं ये सोच रही थी अम्मी अबू इतना इसरार कर रहे थे, आपको रुक जाना चाहिए था। हाँ, रुकना तो चाहिए था, लेकिन मेरा कुछ और प्रोग्राम था। बल्कि है क्या? पहले शॉपिंग फिर खाना। उसने बताकर उसे देखा तो वो कसकर मुस्कुराई। फिर पूछने लगी, किस खुशी में? अजीब लड़की हो, बजाय खुश होने के मुझसे खुशी पूछ रही हो। फिर भी बता दूं कि मैं चाहता हूँ तुम बहुत सारा वक्त मेरे साथ गुजारो। क्या मतलब? वो बाकी नहीं समझी थी और वो एकदम संजीदा हो गया। घर में तो तुम मिलती नहीं हो। लगता है तुम्हारी शादी मुझसे नहीं बाकी सब घर वालों से हुई है, और किसी वक्त तो मुझे लगता है जैसे तुम मुझसे भाग रही हो। सच बताओ, कहीं सचमुच ऐसा तो नहीं? वो पार्किंग एरिया में गाड़ी रोककर उसे देखने लगा तो उसे लगा जैसे वो फट पड़ेगी। जब ही दांतों को सख्ती से एक दूसरे पर जमा कर नफी में सर हिलाने लगी। अच्छा ये बताओ, मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? अरे ये आप रास्ते में कैसी बातें करने लगे? चले, मुझे भूख लग रही है, वो कहते हुए अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर उतर गई। पहले खाना या पहले शॉपिंग? वो गाड़ी लॉक करके उसके पास आया तो पूछने लगा, शॉपिंग? वो जाने किस मूड में था, उसे अच्छी खासी शॉपिंग करवा डाली। फिर खाना खाते हुए खुद ही कहने लगा, मुझे एहसास है तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है। हुमा और फरवा ने बिल्कुल ही कामों से हाथ खींच लिया है और अम्मी भी उनका ही साथ दे रही है। मैं अगर बोलूँगा तो? नहीं, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसने फ़ौरन टोका, मेरे लिए यही बहुत है कि आपको खुद एहसास है। तुम भी कभी कभी मेरा एहसास कर लिया करो। सिकंदर मस्कीन शक्ल बनाकर बोला तो बेसाख्ता शर्मीली हंसी के बायस उसने नज़रों का जाविया बदला था कि ऐन सामने वो आ गया जिसे ना सोचने के अहद करके वो अब तक उसकी नफ़ी करने में लगी हुई थी। उसने बहुत चाहा कि फ़ौरन नज़रें वापस मोड़ ले, लेकिन ये कहाँ मुमकिन था जबकि रवेल उसकी तरफ मतवजा नहीं था। वो अपने साथ बैठी लड़की का हाथ थामे, जाने उसकी आंखों में कौन से ख्वाब से जा रहा था। वो गुमसुम सी हो गई। अरे क्या हुआ? सिकंदर ने उसके सामने हाथ रह कर टोका। फिर उसकी नज़रों के ताक़ब में गर्दन मोड़कर देखने लगा तो वो चौंकने के साथ कुछ खाइफ हुई। फिर वो मुश्किल संभलते हुए बोली, वो लड़की शायद यूनिवर्सिटी में थी तुम्हारे साथ? हाँ, नहीं तो मेरा मतलब है हमारे डिपार्टमेंट में नहीं थी। और उसके साथ पता नहीं होगा कोई। चले, वो नहीं चाहती थी कि रबेल उसे देखे, जब ही फौरन खड़ी हो गई थी। सिकंदर उस पर मज़ीद मोहब्बतें निछावर करके सो चुका था और सोना तो वो भी चाहती थी, लेकिन नींद आके नहीं दे, क्योंकि जहन बुरी तरह उलझ रहा था। नज़रों से वो मंजर महव होके नहीं दे रहा था। आंखें बंद करती फिर खोलती, आखिर तकिए में मुंह छुपा कर रो पड़ी। इतनी जल्दी वो बदल गया? मैं कोशिश कर करके हार रही हूँ। और वो फिर खुद को तसल्लियाँ देने लगी, वो ऐसा ही होगा, फ्लर्ट। जब ही तो मेरी शादी का सुनकर उस पर कुछ असर नहीं हुआ था, और कुछ नहीं तो मुझे इल्ज़ाम ही देता। वो भी नहीं। उसका मतलब है वो यही चाह रहा था मैं खुद उसकी ज़िंदगी से निकल जाऊँ। बेईमान, धोखेबाज, फरेबी। उसने तकिए से आंखें रगड़ डालीं। फिर डरते डरते सिकंदर को देखा। वो बेखबर सो रहा था। मध्यम रोशनी में उसके नकूश बड़े दिल फरेब लग रहे थे। ये शायद थे ही ऐसे क्योंकि वो पहली बार इतने करीब से उसे बराह रास्त देख रही थी। और अगर ये ऐसा जाज़्बे नज़र ना होता तब भी मेरा शोहर है, मेरा एहसास करता है, मुझे खुश रखना चाहता है, और मैं उस फरेबी की वजह से उसे नज़रअंदाज करती हूँ। उफ़, कितनी बुरी हूँ मैं। अब मैं खुश रहूँगी, इसके लिए हंसूंगी, खिलखिलाऊंगी। ओहो, किसी ने चुपके से दिल का दामन खींचा। मत हंसा करो, मुझे तुम्हारी हंसी से खौफ आता है। क्यों इतनी खौफनाक है मेरी हंसी? ओह, ख्वाबनाक। वो फिर तकिए में मुंह छुपा कर रो रही थी और यूं ही रोते रोते जाने कब सोई थी। फिर भी सुबह मामूल के मुताबिक उठ के और रोज़ाना की तरह मुंह हाथ धोकर सिकंदर के पैर का अंगूठा हिलाते हुए कमरे से निकलकर सीधी किचन में जा पहुंची। इस वक्त वो चाहती थी सिकंदर के लिए नाश्ता बनाकर अपने कमरे में ले जाए, लेकिन सास नंदे जैसे उसकी किचन में जाने के इंतज़ार में बिस्तरों में पड़ी रहती थी। उधर वो चूल्हा जलाती, उधर सबकी आवाज़ें आने लगती, जिससे गैर इरादी तौर पर उसके हाथों में तेज़ी आ जाती। फिर सिकंदर ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर टेबल पर आता तो वो भी आन मौजूद होते। उस वक्त भी यही हुआ। सब टेबल पर बैठ चुके थे। वो आहट में हॉट पॉट में चाय दम करके ला रही थी कि उसी वक्त आलिया आ गई, जिसे देखकर उसने बेख्तियार ताज्जुब का इजहार किया, क्योंकि वक्त कल वो और समीर भाई सारा दिन यहाँ रहे थे और रात गए जब सिकंदर के साथ वो वापस आई थी तब उन्हें घर जाने का ख्याल आया था। जब ही उस वक्त फिर उसकी आमद पर उसे हैरत हुई। आप क्यों? मैं नहीं आ सकती? आलिया ने तीनक कर कहा, और इससे पहले उसकी सास बोल पड़ी, क्यों नहीं, तुम्हारा घर है, जब चाहो आओ। इसे शायद बुरा लगा है, आलिया बैठते हुए बोली। वैसे बुरा लगे या भला, मैं तो आऊँगी अपनी माँ के पास। समीर नहीं आए? सिकंदर ने उसे मजीद कुछ कहने से रोकने की खातिर पूछा। वही छोड़ गए हैं, शाम को आएंगे। वो सिकंदर को जवाब देकर फिर उससे मुखातिब हुई, तुम अभी तक हैरान खड़ी हो, आखिर क्यों? सिकंदर ने एक नज़र उसे जुज़बुज़ होते हुए देखा, फिर बज़ाहिर हल्के फुल्के अंदाज में कहने लगा,
इसकी हैरत बजा है आलिया, असल में तुम लोग कल भी तो आए थे। फिर? आलिया पता नहीं समझ नहीं पा रही थी या जानबूझकर अनजान बन रही थी। फिर ये कि नाश्ता करो, सिकंदर ने जान छुड़ाने की खातिर कहा। साथ ने उसे बैठने का इशारा किया तो वो खामोशी से बैठ गई। समीर नाश्ते के बगैर चला गया। आलिया पराठे की प्लेट उठाते हुए बोली, पता नहीं इन लोगों के यहाँ नाश्ते का रिवाज नहीं है, या शायद बड़ी भी इस इंतज़ार में बैठी थी कि मैं नाश्ता बनाऊंगी। उसके हलक में स्लाइस का छोटा सा टुकड़ा भी अटक गया। जल्दी से चाय का घूंट लेकर उसने सिकंदर को देखा तो उसने टेबल के नीचे से उसके पाँव रख कर गोया खामोश रहने का इशारा किया। और फिर ये रोज़ाना का मामूल बन गया। समीर भाई सुबह ऑफिस जाते हुए आलिया को यहाँ छोड़ देते और शाम में आते तो अक्सर रात के दोनों की वापसी होती, और किसी दिन शाम में जाते तो उनका आउटिंग का प्रोग्राम होता था। बहरहाल एक तरफ तो उसे अपने भाई पर हैरत के साथ बेइंतहा अफसोस और गुस्सा आ रहा था, दूसरी तरफ वो ये भी ज़रूर सोचती थी कि अम्मी को अपने बेटे पर उसकी खुशियाँ कुर्बान करने का सिला मिल रहा है। इस दूसरी सोच की गिरफ्त बाजुकात इतनी मजबूत होती कि वो खुश होती। इस रोज़ बहुत दिनों बाद सिकंदर ऑफिस जाते हुए उसे अम्मी के घर छोड़ गया तो उसने ज़रा भी लिहाज नहीं किया और तंजिया जिता दिया, क्यों अम्मी, बड़ी रौनक हो गई आपके घर में, समीर भाई के बाल बच्चों से। जवाब में अम्मी के आंसू इस रवानी से छलके कि वो एक पल में पाताल में जा उतरी। अम्मी अम्मी, मेरा मतलब ये नहीं था। वो उनके गले में बाहें डालकर उन्हें मनाते मनाते खुद भी रोने लगी। तुम क्यों रो रही हो? अम्मी ने आंसू पोंछते हुए उसे टोका तो उसकी पहली सोच ऊद कर आई। मुझे समीर भाई पर गुस्सा आता है, या शादी ही नहीं कर रहे थे और की तो बस बेटा, सब नसीब की बात है। अम्मी ने आह भरी। हाँ, लेकिन समीर भाई कोई नॉर्मल लड़के नहीं है, अच्छे खासे मिचोर आदमी हैं, उन्हें ऐसी हरकतें जेब नहीं देती। वो सिर्फ उनका नहीं, मेरा भी ससुराल है, रोज़ाना मुंह उठाए चले आते हैं। वो गुस्से में बोलती चली गई और कुछ गलत भी नहीं कह रही थी। जब वो खामोश हो गई तब पूछने लगी, तुम्हारी सास बेटी को समझाती नहीं? वो क्या समझाएंगी, उल्टा खुश होती हैं। उसने जलकर कहा तो अम्मी ताज्जुब से बोली, अजीब औरतें हैं ये भी, नहीं सोचती कि बेटी के रोज़ाना आने से बहू पर क्या असर पड़ेगा। मुझे तो उन्होंने लावारस समझ लिया है, क्योंकि समीर भाई भी आते हैं तो सालियों के कमरे में घुसे रहते हैं। मुझसे सरसरी हाल अहवाल पूछना भी हराम है। ये तो बहुत गलत बात है, मैं तुम्हारे अब्बू से कहूँगी, वही समीर को समझाएंगे। अम्मी ने तशवीश से कहा तो सर झटक कर बोली, समझ चुके वो? फिर बताओ मैं क्या करूँ? आप कुछ नहीं कर सकती, अब मैं ही। नहीं, तुम कुछ मत करना, अम्मी ने फ़ौरन टोका तो वो उनको तशवीश देखते हुए खामोश हो रही। रात तकरीबन 1 बजे वो समीर भाई और आलिया के साथ ना चाहते हुए भी बैठी रही और सिकंदर को भी बिठाए रखा। फिर उनके जाने के बाद अपने कमरे में आई तो यहाँ भी सिकंदर के साथ इधर उधर की बातें करते हुए उसने 3 बजा दिए थे। और गो कि ये पहली रात नहीं थी जो वो इतनी देर से सो रही थी। अक्सर सिकंदर के सोने के बाद भी वो बिला मकसद जागा करती थी, लेकिन आज क्योंकि उस पर जिताना मकसूद था इसलिए उसे भी जगाए रखा और अब इत्मीनान से सोती रही। जब मामूल के मुताबिक किचन में उसकी मौजूदगी के एहसार नहीं जागे तब जाने किसने उसके कमरे का दरवाज़ा धर धराया, जिससे उसकी आंख खुली ज़रूर लेकिन वो उठी नहीं और सिकंदर को उठते देखकर मज़ीद सोती बन गई। ज़ोबिया, सिकंदर ने उसका कंधा हिलाया। वो किस्मसाकर बोली, क्या है, उठोगी नहीं? ओहो, सर में दर्द हो रहा है। उसने मज़ीद बाजू में चेहरा छुपा लिया और सिकंदर की तैयारी महसूस करती रही। फिर पता नहीं किसी ने उसे नाश्ता दिया या वो समीर भाई की तरह ऐसे ही चला गया। बहरहाल उसके जाने के बाद वह घर वालों का रद्द-ए-अमल सोचते हुए दोबारा सोने की कोशिश कर रही थी कि सास उसके सर पर आन खड़ी हुई। अरे कब तक सोगी? वो आंखों से ज़रा सा बाजू नीचे खिसकाकर उन्हें देखने लगी। बोली, कुछ नहीं, उठो नाश्ता बनाओ। उन्होंने कहा तो अब वो बेजारी से बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? सर में दर्द और नींद भी पूरी नहीं हुई। रात देर तक आलिया भाभी के साथ बैठी रही। उसने जानबूझकर आलिया की देर तक मौजूदगी जिताई। इसका तो रोज़ का मामूल है, तुम्हें क्या ज़रूरत थी जागने की? सिकंदर भी बगैर नाश्ते के चला गया। वो नागवारी से मजीद बुड़बुड़ाते हुए चली गई। मेरा भाई भी बगैर नाश्ते के जाता है। उसने सर झटक के तकिए में मुंह छुपा लिया और फिर उसने भी अपना यही मामूल बनाने का सोच लिया। रात के खाने के बर्तन यूं ही छोड़कर सिकंदर के साथ लाउंज में आ बैठती, जहाँ आलिया, समीर, हुमा और फरवा भी मौजूद थी, जो उसे देखकर आंखों आंखों में एक दूसरे को इशारा करने लगी और वो देखकर भी अनजान बन गई। लेकिन आलिया से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ तो फ़ौरन टोक दिया, तुम क्यों अपनी नींद खराब कर रही हो? जाओ सो जाओ, सारा दिन तो सोती रही हूँ, अब नींद नहीं आ रही। उसने इत्मीनान से जवाब देकर रिमोट कंट्रोल उठाकर टीवी ऑन कर लिया। तो क्या आप सारी रात जागती रहोगी? आलिया की परेशानी वो बहुत अच्छी तरह समझ रही थी। नहीं, जब तक आप लोग बैठे हैं। हम अगर 2 बजे तक बैठे रहें तो क्या, मैं अपने घर में बैठी हूँ, आप क्यों परेशान हो रही हैं? वो अंदर ही अंदर महसूस होकर बोल रही थी, मैं क्यों परेशान होंगी, मैं तो इस ख्याल से कह रही थी फिर सुबह तुम उठोगी नहीं। आलिया ने नागवारी से कहा तो उसका दिल चाहा कह दे, असल बात तुम्हारे मुंह से निकल ही गई। लेकिन वो अनसुनी करके टीवी देखने लगी। फिर सिकंदर तो नींद के बायस माजरत करके पहले उठ गया, लेकिन वो समीर और आलिया के जाने के बाद ही अपने कमरे में आई थी और इस वक्त वाकई 2 बज रहे थे। सिकंदर बेखबर सो रहे थे। सॉरी, सुबह फिर तुम्हें नाश्ते के बगैर जाना पड़ेगा।
اس نے دھیرے سے کہہ کر لائٹ آف کی تھی، اور صبح کسی نے اس کا دروازہ نہیں دھڑدھڑایا۔ سکندر کے اٹھنے اور جانے کا بھی اسے پتہ نہیں چلا۔ کافی دن چر آنے پر خود سے اس کی آنکھ کھلی تو سر بوجھل ہو رہا تھا۔ یہ یقیناً دیر سے سونے اور دیر سے اٹھنے کا نتیجہ تھا، جس پر وہ خود کو ابھی سرزنش کر ہی تھی کہ اس کی سانس آ گئی۔ اٹھ گئی خیر سے، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور بال سمیٹنے لگی۔ دیکھو بی بی، یہ طریقے یہاں نہیں چلیں گے۔ میں جانتی ہوں تم عالیہ کی نقل کرنا چاہ رہی ہو، لیکن تم اچھی طرح سمجھ لو تم اس جیسی کبھی نہیں بن سکتی۔ اللہ نہ کرے جو میں اس جیسی بنوں۔ اس کے منہ سے بے ساختہ ہی نکلا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سانس یکدم آپے سے باہر ہوگی۔ تم کیا آسمان سے اتری حور پری ہو؟ میری عالیہ کا کیا مقابلہ کرتی ہو؟ اس کے پیر کی جوتی کے برابر نہیں ہو تم۔ پھر وہ تو میاں کے دل پر راج کرتی ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ابھی سکندر سے کہوں تو 3 لفظ کہہ کر نکال باہر کرے گا تمہیں۔ وہ ہکا بکا دیکھتی رہے گی۔ ایسی آنکھیں پھاڑ کر کیا دیکھ رہی ہو؟ چلو اٹھ کر ہانڈی روٹی کرو، یا تمہارا باپ آگے کرے گا۔ میرا باپ کیوں؟ ان کی بہو آئی ہوگی، اس سے کہیں۔ اچھا، تو ساری تکلیف تمہیں اس کے آنے کی ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے، اور جب تک وہ اس طرح آتی رہیں گی میں کچھ نہیں کروں گی۔ وہ برابر سے جواب دینے پر آ گئی تو ساس آخری حربہ استعمال کر کے چلی گئی۔ اگر یہ بات ہے تو جا کر بیٹھو اپنے باپ کے گھر۔ اور وہ جو اب اٹھنا چاہ رہی تھی دوبارہ لیٹ گئی۔ چائے کی شدید طلب کو بھی دبا دیا۔ پھر شام کو سکندر کے آتے ہی ماں بہنوں نے اسے لاؤنج میں ہی گھیر لیا۔ اس کے خلاف جو بولنا شروع ہوئی تو انہیں چپ کراتے کراتے آخر وہ سر تھام کر بیٹھ گیا۔ اس پر بھی وہ خاموش نہیں ہوئی، اور وہ اپنے کمرے میں ان سب کی آوازیں سنتے ہوئے کچھ خواہش بھی ہو گئی تھی کہ جانے اب سکندر آ کر اسے کیا کہے گا۔ تبھی سکندر کے دھاڑنے کی آواز آئی، آپ سب خاموش ہو جائیں۔ یکدم خاموشی چھا گئی۔ پھر قدرے توقف سے سکندر نے کہا، یہ سب عالیہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب سے اس کی شادی ہوئی ہے ایک دن اپنے گھر میں ٹک کر نہیں بیٹھی۔ اگر یہی رہنا تھا تو شادی کا ڈھونگ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور آپ بجائے اس کو سمجھانے کے الٹا اس کی سائڈ لے رہی ہیں۔ تو تمہیں بھی بہن کا آنا برا لگتا ہے؟ ہاں لگتا ہے۔ یہ اپنے ساتھ میرا گھر بھی خراب کر رہی ہے، اور یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ غصے سے کہہ کر اپنے کمرے میں آیا اور اس کی سہمی شکل دیکھ کر بھی اسی انداز میں بولا، چلو۔ کہاں؟ وہ حیران ہوئی، لیکن اس نے کوئی توجہ نہیں دی۔ جلدی سے چینج کر کے آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ کہہ کر چلا گیا تو وہ اپنے آپ میں الجھتے ہوئے 5 منٹ میں تیار ہو کر اس کے پیچھے بھاگی۔ آپ ناراض ہیں؟ اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر وہ پوچھنے لگی، تم سے؟ کیوں؟ میں 2 دن سے آپ کا خیال جو نہیں کر رہی۔ اس نے مجرمانہ انداز میں گویا اپنے جرم کا اعتراف کیا تو وہ ذرا سی تعصب بھری ہنسی کے ساتھ بولا، صرف 2 دن؟ میرے حساب سے تمہیں پہلے یہ سب کچھ کرنا چاہیے تھا۔ آپ کے خیال میں ٹھیک کر رہی ہوں؟ نہیں، لیکن غلط بھی نہیں کہہ سکتا۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ اس نے پوچھا تو وہ آزردگی سے بولی، میں ایسا نہیں چاہتی، آپ کو پریشان بھی نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ وہ جانے کیا سوچنے لگا۔ وہ وقفے وقفے سے گردن موڑ کر اسے دیکھتی رہی، لیکن ٹوکا نہیں۔ جب وہ اسے ریسٹورینٹ میں لے آیا تب بھی پہلے کھانے کا آرڈر دیا، پھر اسے دیکھ کر مسکرایا تو وہ پوچھنے لگی، آپ کو بھوک لگ رہی ہے؟ کیوں، تمہیں نہیں لگ رہی؟ کیا کھایا تھا دن میں؟ وہ خاموش رہی تو پوچھنے لگا، ایسا کب تک چلے گا؟ بس آج آخری دن تھا، صبح میں نہیں۔ وہ ٹوک کر بولا، تم صرف میرا اور اپنا کام کرو گی، اور بس ہما اور فروا کو سر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ اس نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اگلی صبح وہ معمول کے مطابق اٹھ گئی اور سکندر کو وہ ہلا کر کچن میں آئی تو پہلے کی طرح ادھر اس نے چولہا جلایا، ادھر گھر میں چہل پہل شروع ہو گئی، لیکن اس نے توجہ نہیں دی۔ آرام سے سکندر اور اپنے لیے ناشتہ بنا کر ٹرے میں اپنے کمرے میں لے آئی۔ سکندر آفس جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا، بغیر کوئی تبصرہ کیے اس کے ساتھ ناشتہ کیے۔ پھر جاتے جاتے اچانک یاد آنے پر رک کر کہنے لگا، سنو، آج ایک دوست کی شادی میں جانا ہے، تیاری رکھنا۔ اچھی بات ہے۔ وہ اسے سی آف کر کے باہر تک آ گئی۔ پھر واپس آئی تو لاؤنج میں عالیہ اور ہما ناشتہ بنانے پر الجھ رہی تھی، جبکہ فروا صوفے پر پاؤں پسارے بیٹھی تھی۔ ایسا کرو عالیہ، آج ناشتہ تم بنا لو، ہما نے کہا تو عالیہ کا جواب سننے کے لیے قصدن اپنے قدم سست کر لیے۔ میں؟ عالیہ اچھلی تھی، مجھے اگر ناشتہ بنانا ہوتا تو میں یہاں کیوں آتی؟ تو تم یہاں ناشتہ کرنے آتی ہو، یہی سمجھ لو۔ عالیہ نے کندھے اچکا کر کہا تو ہما اٹھتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، میں ناشتہ بنا دیتی ہوں، لیکن دوپہر کا کھانا تم بناؤ گے۔ مجھ سے یہ امید مت رکھنا، یوں بھی میں مہمان ہوں۔ مہمان؟ ہما اور فروا چیخی تھی اور وہ کسی طرح اپنی ہنسی نہیں روک سکتی تو جلدی سے کمرے میں آ گئی۔ اجنبی لوگوں میں کسی شناسا چہرے کی تلاش میں اس کی نظریں مسلسل بھٹک رہی تھیں۔ سکندر بھی اسے بٹا کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ یہ پہلا موقع تھا، وہ شادی کی تقریب میں انتہائی بور ہو رہی تھی، اور یہ بوریت اس کے چہرے پر بھی واضح نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب دلہن کو اسٹیج پر لایا گیا تب اس کی توجہ تھوڑی بڑھ گئی۔ ادھر ادھر بھٹکتی ہوئی نظریں پھر اسی پر جا ٹھہری تھی۔ جو چیز اسے سب سے زیادہ اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی وہ دلہن کے ہونٹوں پر چمکتی مسکراہٹ تھی، اور ابھی اس مسکراہٹ کا راز پانے جا رہی تھی کہ کب سے آواز آئی، رابیل، رابیل جہاں ہو، رابیل۔ اس کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی کیونکہ سامنے سے وہ اسی طرف آ رہا تھا۔ وہ کوشش کے باوجود نظروں کا زاویہ نہیں بدل سکتی، اور سماعت کے در بند کرنا تو اور بھی مشکل تھا۔ میں کتنی دیر سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں، کہاں تھے؟ وہ جو کوئی بھی تھی جارحانہ حقوق کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ یہی تو تھا،
उसे राबेल के होंठों की मुस्कुराहट महसूस हुई। यहीं थे तो नज़र क्यों नहीं है? तुमने दिल की आंख से नहीं देखा था ना? बड़ा दिल फरेब अंदाज था। उसने ज़रा सी गर्दन मोड़कर उस लड़की को देखना चाहा, लेकिन नज़रें राबेल की पूछ से टकरा कर रह गई। दिल की आंख से कैसे देखा जाता है? वह अब इठलाकर पूछ रही थी। वो राबेल का जवाब सुनना चाहती थी, लेकिन सिकंदर के पुकारने पर चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी तो वो बैठते हुए बोला, तुम शायद बोर हो गई। हाँ चले। उसने चले के साथ ही उठना भी चाहा तो सिकंदर ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया। अभी कौन जाने देगा? क्या मतलब? खाना लग चुका है, तुम्हारे लिए यही ले आऊँ या? वो सिकंदर की बात पूरी होने से पहले उठ खड़ी हुई। फिर उसके इशारे पर जिस तरफ खवातीन जा रही थी वो भी उसी तरफ आ गई। प्लेट में बिरयानी निकालकर जैसे ही पलटी, राबेल सामने आ गया और गहरी मुस्कुराहट के साथ पूछने लगा, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। उसके मुंह से बिला इरादा ही निकला था और फिर वो इसी को सच का साबित करने के लिए हंसकर पूछने लगी, तुम कैसे हो? अगर मैं कहूँ तुम बिन अधूरा तो? उसके होंठों पर अभी भी मुस्कुराहट थी, लेकिन लहजे में बला की मुसरत। वो यूं महसूस नहीं कर सकी कि सारी तवज्जो खुद को संभालने में थी। हा हा हा, वो कसदन इस्तेहज़ाइया हंसी तो वो बात बदल गया। तुम्हारे साथ कौन है? तुम्हारा शोहर? वो ही है। वो तईद के साथ प्लेट पर झुक गई तो वो चंद लम्हों तवक्कुफ से पूछने लगा, खुश हो? उसने पहले चम्मच मुंह में डाला, फिर इस बात में सर हिलाकर बोली, बहुत अच्छी बात है। वो जाने लगा, फिर एकदम रुक कर बोला, तुम सारी में अच्छी लग रही हो। थैंक यू। वो निचला होंठ दांतों में दबाकर हंसी तो वो रुक गया। यूं मत हंसा करो। उसकी हंसी यकरख गायब हो गई तो वो भी फौरन ही दूसरी सिमत निकल गया। कितनी देर बाद उसने गर्दन मोड़कर उसे देखना चाहा, लेकिन वो अब कहीं नजर नहीं आया। तब वो प्लेट रखकर सिकंदर के पास आई तो मेकअप के बावजूद उसका चेहरा फीका लग रहा था। क्या बात है? सिकंदर ने फौरन टोका, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकी। चलो चलते हैं। ठहरो, मैं ज़ीशान से कहा हूँ। वो कहकर स्टेज की तरफ बढ़ गया, लेकिन फिर दरमियान में किसी लड़की के पास खड़ा हो गया था। गालबन उसे ही अपने जाने का बता रहा था। फिर उसे लिए उसके करीब आ गया। ये ज़ोबिया है, मेरी वाइफ। लड़की ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे थामते हुए वो सवालिया नज़रों से सिकंदर को देखने लगी। ये ज़ीशान की बहन शुमाइला है। सिकंदर ने उसका तारुफ करवाया। उसने मुस्कुराने पर इत्तेफाक किया। ठीक है शुमाइला, हम चलते हैं। सिकंदर ने उससे कहा तो वो पूछने लगी, कल आओगे ना? देखो ज़रूर आना, कल तो घर की तकरीब है। उसके इसरार पर सिकंदर ने इस बात में सर हिलाया। फिर उसे देखा तो वो चलने का इशारा करके चल पड़ी थी। घर आते ही वो हल्का सा शलवार सूट निकाल कर वॉशरूम में बंद होगी और पहले सारी से निजात हासिल की। फिर मुंह हाथ धोकर निकली तो सिकंदर दोनों हाथों सर के नीचे रखे जाने की सोचों में गुम था। उसने पहले सरसरी नज़र उस पर डाली, फिर सारी हैंगर करते हुए बार बार उसे देखा, लेकिन वो मतवजा नहीं था। तब वो स्विच बोर्ड के करीब जाकर पूछने लगी, लाइट ऑफ कर दूं? है? वो बुरी तरह चौंका। कुछ कहा तुमने? लाइट ऑफ कर दूं? उसने कुछ ठटक कर अपनी बात दोहराई। हाँ। वो आंखें बंद कर गया तो वो लाइट ऑफ करके अपनी जगह पर आ लेटी। इस वक्त वो सोचना कुछ और चाहती थी, लेकिन उसका जहन सिकंदर की सोचों पर उलझने लगा। सुबह उसके ऑफिस जाने के बाद वो नाश्ते की ट्रे किचन में रखने आई तो हुमा उसे सुनाकर बोली, आज आलिया नहीं आई? आलिया नहीं आई? उसने बरमला हैरत का इजहार किया तो अब हुमा बराह रास्त उसे देखकर बोली, तुम खुश होगी? वो मसलहतन खामोश रही और पीठ मोड़कर सिंक में रखे बर्तन धोने लगी तो कदरे रुक कर हुमा पूछने लगी, तुम रात ज़ीशान भाई की शादी में गई थी? हाँ। उसने मसरूफ़ अंदाज में जवाब दिया। शुमाइला से भी मिली? शुमाइला? उसने नल बंद करके हुमा को देखा तो फ़ौरन बोली, ज़ीशान भाई की बहन? हाँ, आते हुए मुलाकात हुई थी उससे। उसने बताया। तो अब हुमा मायने खेज अंदाज में पूछने लगी, कैसी है? ठीक है। मैं उसकी तबीयत नहीं पूछ रही। हुमा ने टोका तो वो समझी नहीं। क्या मतलब? खूबसूरत है ना? हुमा हंसी और इसके ऐसे ही ना समझने वाले अंदाज में देखते रहने पर कहने लगी, सिकंदर भाई उससे शादी करना चाहते थे। अच्छा? उसने फीकी हंसी के साथ पूछा। फिर की क्यों नहीं? तुम जो दरमियान में आ गई। हुमा ने आराम से उसे इल्ज़ाम दे डाला। मैं? वो हैरान हो गई। मैं कब आई? मैं तो समीर भाई का रिश्ता लेकर आई थी। फिर बदले की शर्त तो यहाँ से रखी गई। हाँ बस आ लिया। हुमा जाने क्या कहने जा रही थी कि एकदम बात अधूरी छोड़कर किचन से निकल गई और वो कोशिश के बावजूद सर नहीं झटक सकी और सारा दिन वक्फे वक्फे से उसका जहन मुख्तलिफ बातों में उलझता रहा। उसे भी याद आया कि उसने खुद सिकंदर को फ़ोन किया था कि वो शादी से मना कर दे, लेकिन उसने इस सिलसिले में कुछ नहीं किया और फिर अवलीन शब बात उस पर डाल दी, ये कह कर कि मैं चाहता था तुम अपनी जंग खुद लड़ो। हुमा झूठ कहती है। बहुत उलझने के बाद आखिर में उसने सोचा था या खुद को तसल्ली दी, लेकिन फिर ख्याल आया रात शादी की तकरीब में सिकंदर उसे बिठाकर खुद गायब भी हो गया था और इसी नहज पर सोचते हुए वो फिर से उलझ गई। शाम में सिकंदर मामूल से बहुत पहले आ गया। कुछ देर आराम करने के बाद ज़ीशान के वलीमे में जाने की तैयारी करने लगा तो उसके आसपास मुंडलाते हुए इंतज़ार करने लगी। उसे भी तैयार होने का कहेगा, लेकिन वो पता नहीं उसे ले जाना नहीं चाहता था या अपना सूट प्रेस करने में कुछ ज़्यादा ही मगन था। वो उसकी तरफ मतवजा नहीं हुआ। तब अंदर ही जुज़बुज़ होती वो खुद ही एक साड़ी निकाल कर उससे पूछने लगी, मैं ये पहन लूँ? है? तुम भी चलोगी? उसने चौंक कर देखते हुए कहा, फिर खुद ही जैसे अपनी बात संभालने लगा,
मेरा मतलब है कल तुम बोर हो गई थी। हाँ, उसने साड़ी वापस अलमारी में डाल दी। मेरा ख्याल है मैं नहीं जाती। नहीं, अगर चलना चाहो तो। नहीं, आप चले जाएं, अलबत्ता मुझे अगर अम्मी के घर छोड़ दे तो। हाँ, ये ठीक है, फिर वापसी में तुम्हें लेता आऊँगा। वो फ़ौरन उसके प्रोग्राम से मुत्तफिक हो गया था। वो अम्मी के घर आ तो गई, लेकिन अब उसे अफसोस हो रहा था क्योंकि 12 बज चुके थे और सिकंदर अभी तक नहीं आया था। अब वो काफ़ी देर उसके पास बैठकर अपने कमरे में जा चुके थे। अम्मी भी उसकी वजह से बैठी हुई थी। जब समीर भाई और आलिया घर पर नहीं थे, अम्मी ने आलिया के बारे में बताया था कि आज सारा दिन वो अपने कमरे में बंद रही। फिर जैसे ही समीर ऑफिस से आया, उसके साथ लेकर निकल गई और अब तक नहीं लौटे थे वो। उसने कज़न इन दोनों के बारे में कुछ कहने से गुरेज किया। यूं भी इस वक्त उसे अपनी अपोजिशन ऑकवर्ड सी लग रही थी। आप सो जाए अम्मी, सिकंदर आएंगे तो मैं चली जाऊंगी, उसने अम्मी की नींद से बोझल आंखें देखकर कहा। नहीं, कोई बात नहीं, समीर और आलिया के आने तक मैं बैठती हूँ। वो लोग कौन सा मुझे कंपनी देंगे, मैं अंबर के पास चली जाती हूँ। वह कहते हुए उठ खड़ी हुई। वो सो गई होगी, अम्मी ने कहा, लेकिन उसने अनसुनी करके ऊपर की बेल बजा दी तो फौरन ही अंबर भागी आई थी और उसे देखकर हैरत से पूछने लगी, तुम इस वक्त आई हो? नहीं, शाम को आई थी, लेकिन तुम्हारा ख्याल अभी आया है, उसने हंसकर कहा। तो अंबर ने बुरा नहीं माना। शुक्र आया तो। चले अम्मी, अब आप सो जाए, अंबर है मेरे पास। उसने ज़बरदस्ती अम्मी को उठा दिया। फिर अंबर के पास साथ बैठकर कहने लगी, असल में सिकंदर अपने दोस्त की शादी में गए हुए हैं। तुम नहीं गई? अंबर ने फ़ौरन पूछा। मैं कल गई थी, बहुत बोर हुई। फिर अचानक याद आने पर अंबर के हाथ पर हाथ रखकर सरगोशी में बोली, सुनो, वहाँ वो भी था, राबेल है, तुम्हारी मुलाकात हुई उससे? अंबर ने मुझे जस्टिस होकर पूछा तो वो नागवारी से बोली, हाँ आया था मेरे पास। क्या कह रहा था? अंबर का तजस्सुस हनूस था। बस रस्मी बातें, कैसी हो, खुश हो, सारी में अच्छी लग रही हो, वगैरह वगैरह, उसने बताया। तो अंबर उसका हाथ दबाकर पूछने लगी, तुम कैसी बातें करना चाहती थी? कैसी भी नहीं, वो खुद ही सामने आ गया, फजूल आदमी, उसने कहकर सर झटका। तो अंबर उसके बाजू में चुटकी काट कर बोली, अब वो फजूल हो गया? शुरू से था, मैंने ही उसे समझने में गलती की, लेकिन अब शुक्र करती हूँ कि डोरबेल से वो बात अधूरी छोड़कर उठ खड़ी हुई। शायद सिकंदर आ गए, चलो तुम गेट बंद कर लेना, मुझे इसीलिए बुलाया था, अंबर ने खपकी से टोका। हाँ, वो हंसी, फिर उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बाहर तक ले आई। पहले उसका सिकंदर से तारुफ करवाया, फिर खुदा हाफिज़ कहकर गाड़ी में आ बैठी और बिला इरादा कह बैठी, बहुत देर कर दी, शादियों में तो देर हो ही जाती है। सिकंदर के अंदाज में बेपरवाही महसूस करके वो खामोश हो रही थी। फिर कितने सारे दिन गुजर गए। वो अब इस घर में रच बस जाना चाहती थी। उसके लिए उसने अपना मुहासबा किया तो अपनी बहुत सारी गलतियां सामने आई। जैसे शुरू दिन से हुमा और फरवा से दूर दूर थी तो उसने भी खुद को अलग थलग कर लिया था और सास को भी अपनी सास समझकर समझौता कर लिया था। इसके बरक्स अगर वो उनके मामलात और दूसरी बातों में दिलचस्पी लेती और अपने मामलात में उनसे मशवरा करती तो उसके ख्याल में अजनबियत की दीवार गिर सकती थी। अभी भी इतनी देर नहीं हुई थी, वो इन बातों पर अमल कर सकती थी। अलबत्ता आलिया के साथ वो रियायत बरतने को तैयार नहीं थी। वो अगर तरीके से आएगी तो उसे अहमियत दी जाएगी, वरना नहीं। ये भी उसने गैर जानबदारी से सोचा था। और फिर ये नहीं कि वो ये सारी बातें सोच कर रह जाती, बल्कि उस दिन से अमल भी शुरू किया और कुछ ही दिनों में वह घर के काम यूँ तकसीम करने में कामयाब हो गई कि हुमा और फरवा अपने हिस्से के काम बगैर कहे खुद ही करने लगी, जबकि सास के कमरे की झाड़ पूंछ और दूसरे छोटे मोटे काम भी उसने अपने ज़िम्मे ले लिए थे। मज़ीद फारिग वक्त में वो उनके पास बैठने भी लगी और ऐसे में वो खुद को बिल्कुल फरामोश करके सिर्फ उन्हें अहमियत देती तो फिर बहुत जल्दी वो उस पर खुलने लगी थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई हमदर्द दोस्त मिल जाए। बहरहाल इन दिनों वो हुमा के लिए बहुत परेशान थी, यानी उसकी शादी के लिए। रिश्ते आते तो थे लेकिन बात नहीं बनती थी। पता नहीं कब नसीब खुलेंगे इस लड़की के। उस वक्त वो आह भरकर बोली तो वो उन्हें तसल्ली देने लगी, आप क्यों परेशान होती हैं, जब अल्लाह को मंजूर होगा हो जाएगी इसकी शादी। सुनो, तुम्हारे मैके में कोई नहीं है? चचेरे में मेरे भाई, उन्होंने सोच पूछा तो वो सोचते हुए बोली, मेरे खाला के 4 बेटे हैं, सिर्फ एक की शादी हुई है, बाकी 3 तो कुंवारे हैं ना, क्या करते हैं? वो उसके करीब खिसक थी। माशाल्लाह, पढ़े लिखे बड़े रोज़गार हैं, उसने बताया। तो फ़ौरन बोली, तो अपनी हुमा के लिए बात चलाओ, मैं अम्मी से कहूँगी। वो कहकर पछताई तो नहीं, लेकिन फंस ज़रूर गई कि शाम में सिकंदर के आते ही वो उससे मैके जाने पर इसरार करने लगी। तो उसे तो क्या एतराज़ हो सकता था, लेकिन इस वक्त सिकंदर ने थकन के बायस मना कर दिया। तो फिर अगले दिन वो 2 दिन रहने का प्रोग्राम बनाकर अम्मी के घर आई। पहले की तरह सिकंदर सुबह ऑफिस जाते हुए उसे छोड़कर चला गया। वो अभी अम्मी के पास बैठी ही थी कि समीर के कमरे से पहले समीर की फिर आलिया की चीखने चलाने की आवाज़ें आने लगी। उसने कुछ परेशान होकर अम्मी को देखा। ये क्या हो रहा है? रोज़ाना का मामूल है, तुम चलो मेरे कमरे में। अम्मी उसे वहाँ से उठाकर अपने कमरे में ले आई, लेकिन उसका ध्यान उसी तरफ था। क्यों अम्मी, क्यों लड़ते हैं दोनों? क्या बताऊँ, इस लड़की ने ज़िंदगी अजीरन कर दी है। घरदारी की तरफ तो आती ही नहीं, ना नाश्ता खाना देती है, ना उसे कपड़े तैयार मिलते हैं। इसी बात पर झगड़ा हो रहा है। शाम में तो और हंगामा करती है, रोज़ कहीं ना कहीं जाने के लिए तैयार। अम्मी बोलने पर आई तो बोलती चली गई। वो दम सादे सुन रही थी, फिर शायद अम्मी को खुद ही एहसास हुआ तो सर झटक कर बोली,
शुरू में भी क्या बात जो छोड़ो, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई, लेकिन अम्मी ऐसा कब तक चलेगा। वो वाकई परेशान हो गई थी। मैं क्या कह सकती हूँ, वैसे गलती भैया की है, शुरू में ही इतना सर चढ़ा लिया कि अब वो आलिया को आते देखकर वो ना सिर्फ खामोश हुई बल्कि अपनी जगह से खड़ी भी हो गई और अभी इस नाम उसके होंठों में था। आलिया कहने लगी, अच्छा हुआ तुम यही हो, अब यही रहना, वहाँ आने की ज़रूरत नहीं। क्या मतलब। उसने पहले एक नज़र अम्मी पर डाली। मैं जा रही हूँ तुम्हारे भाई पर और घर पर लानत भेज कर हो। वो गुस्से से कहकर उसी अंदाज में वापस पलट गई तो उसके साथ अम्मी भी उसके पीछे भागी। आलिया, आलिया रुको तो, कहाँ जा रही हो। इस जहन्नम से दूर। वो रुके बगैर बोली, सुनो समीर कहाँ है, समीर। अम्मी उसे रोकने के साथ समीर को पुकारने लगी, लेकिन वो शायद ऑफिस के लिए निकल चुके थे। जब भी उधर से कोई जवाब नहीं आया और उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। समीर भाई चले गए शायद। उसने अम्मी के कंधों पर हाथ रखकर खुद को सहारा दिया। है। अम्मी ने उसे देखा तो ठटक गई। चेहरा सफ़ेद लट्ठे के मानिंद हो रहा था, हाथों में लर्जिश थी। तब अम्मी ने जल्दी से उसे बिठाया और जाकर पानी ले आई। तुम क्यों परेशान हो रही हो। परेशानी की बात नहीं है क्या। आपने सुना नहीं वो क्या कह कर गई है, तुम्हें वहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, उसने कहा। तो अम्मी उसे तसल्ली देते हुए बोली, उसके कहने से क्या होता है, और कोई हमने थोड़ा निकाला है, उसे खुद गई है। फिर कदरे रुक कर पूछने लगी, शाम में सिकंदर इधर ही आएगा। नहीं आज तो नहीं आएंगे, मेरा मतलब है मैं 2 दिन रहने के इरादे से आई थी। वो बताकर यूँ देखने लगी जैसे उसे रहना चाहिए या नहीं। शौक से रहो, 2 क्या 4 दिन रहो। अम्मी ने उसकी नज़रों का सवाल पढ़कर कहा, नहीं अम्मी इस तरह तो बात ख़राब हो जाएगी। तो फिर ऐसा करो, सिकंदर को फ़ोन करके शाम में इधर ही बुला लो, फिर जैसा वो कहे। अम्मी ने कहा तो कुछ देर सोचने के बाद वो उन्हें देखकर बोली, मेरा ख्याल है पहले आप समीर भाई को फ़ोन करके आलिया के जाने का बताएं और देखें वो क्या कहते हैं। हो सकता है ऑफिस से वापसी पर वो उसे लेते हुए आए। आखिर में उसने एक क्यास भी किया। हाँ ये भी मुमकिन है, मैं फ़ोन करती हूँ समीर को। अम्मी उठकर चली गई तो उसने सोफे के बुर्श पर सर टिका लिया। अचानक उसे बहुत कमज़ोरी महसूस होने लगी थी, यूँ जैसे जिस्म में जान ही ना हो, जबकि जहन माऊफ हो रहा था। फिर भी वो अम्मी के आने के मुंतज़िर थी, जानना चाहती थी समीर भाई क्या कहते हैं। समीर ने साफ इनकार कर दिया। आलिया को लेकर आना तो दूर की बात, उनका कहना था अब वो कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, और अगर उनके साथ उसका मामला न जुड़ा होता तो वो शायद अम्मी उन्हें उनके हाल पर छोड़ देती। लेकिन अब वो भी परेशान हो गई थी। तुम सिकंदर को फ़ोन करो, अम्मी का इसरार था। नहीं जब मेरा कोई झगड़ा नहीं तो मैं क्यों खाम खा की सफाइयाँ पेश करूँ। उसने अचानक सिकंदर को फ़ोन करने का इरादा तर्क कर दिया, वरना थोड़ी देर पहले वो भी यही सोच रही थी। सफाइयाँ पेश करने की क्या बात है, सिर्फ उसे सूरत हाल बता दो, वरना उसकी माँ बहन है। आप फिक्र नहीं करें, वो इतने कानों के कच्चे नहीं हैं। उसने अम्मी की बात काट दी, उन्हें मज़ीद इत्मीनान भी दिलाया, लेकिन खुद अंदर से मुतवहश थी। फिर सारा दिन वो मुतज़ाद कैफियत में घिरी रही। कभी वो अम्मी अब्बू के फैसले को नए सिरे से गलत करार देते हुए उस पर कुटती, कभी उसे समीर भाई पर अफसोस होता जिन्होंने पहले भी अपनी खुशी के हसूल की खातिर उसे नज़रअंदाज किया था और अभी भी उसका ख्याल नहीं कर रहे थे। वो कभी अपने मुकद्दर से शाकी होती कि उसी के साथ ऐसा क्यों हुआ, तो वो तो इस घर में रच बस जाना चाहती थी और ईमानदारी से सबको अपना बनाने की तगोबे में लगी हुई थी। अब पता नहीं उसके साथ क्या होने वाला था, वो सोच सोच कर परेशान थी। शाम में समीर आए तो अम्मी ने बुरी तरह उन्हें लताड़ा। उसका एहसास दिलाने की खातिर भी जाने क्या कुछ कहा, जिसका उन पर पता नहीं असर हुआ या नहीं, क्योंकि वो कुछ बोले ही नहीं। अम्मी की सारी बातें खामोश बुत बने सुनकर अपने कमरे में बंद हो गए। फिर अब्बू आए तो उससे पहले कि अम्मी उनके सामने शुरू होती, वो उठकर अपने साहब कमरे में आ बैठी, लेकिन लाशोरी तौर पर मुंतज़िर रही कि सारी रुदात सुनकर अब्बू उसके पास ज़रूर आएंगे। जब ही दरवाजे पर आहट महसूस हुई तो वो बेख्तियार उधर मुतवज्जा होते ही हैरान हो गई। माना कि मुझे परसों आना था, लेकिन इस वक्त आने पर तुमने कोई पाबंदी तो नहीं लगाई थी। या लगाई थी, सिकंदर ने उसकी तरफ बढ़ते हुए मुस्कुरा कर कहा तो वो बुखला गई। नहीं। फिर इतनी हैरान क्यों हो रही हो। वो आराम से बैठ गया तो बिला इरादा पूछा, आप ऑफिस से आ रहे हैं। नहीं घर से। वो उसकी कैफियत समझ रहा था, फिर भी अनजान बना उसका हाथ खींचकर अपने पास बिठा लिया। जानती हो मैं इस वक्त क्यों आया हूँ। उसने आहिस्तगी से नफ़ी में सर हिलाया तो वो चंद लम्हे उसकी आंखों में देखता रहा, फिर कहने लगा, क्योंकि मैं तुम्हें 2 दिन इस खौफ में मुब्तला नहीं रखना चाहता था कि आलिया और समीर के झगड़े के बाद तुम्हारा क्या होगा, इसलिए मैं इस वक्त आ गया हूँ। अगर तुम चाहो तो अभी मेरे साथ चल सकती हो, चलोगी। जैसा आप कहें, वो सर झुकाकर बोली। तुम्हारा क्या दिल चाह रहा है। कल कल चलूँगी। उसने कहा तो वो मुस्कुरा कर बोला, ठीक है मैं कल आ जाऊँगा, थैंक यू। वो अब खुलकर मुस्कुराई थी, दिल से भारी बोझ सिरक गया था। सुबह नाश्ते की मेज़ पर समीर मुजरमाना अंदाज में सर झुकाए बैठे थे। अम्मी बार बार अब्बू को इशारा कर रही थी कि उन्हें समझाए, लेकिन अब्बू एक नज़र उस पर डालकर अनजान बन जाते। फिर अचानक उससे पूछने लगे, रिकाज राज सिकंदर क्या कह रहा था। जी। वो चौंक कर मुतवज्जा हुई थी। कुछ नहीं, ऐसे ही आए थे। आलिया के मुतल्लिक कुछ कहा। अब्बू ने फिर पूछा। नहीं।
समझदार लड़का है। मैंने भी जिक्र करना चाहा तो उसने फ़ौरन रोक दिया कि ये उनका मामला है और उनके मामले से उसका कोई ताल्लुक नहीं। अब्बू ने समीर की तरफ इशारा करके कहा, फिर उन्हें मुखातिब किया, क्यों समीर, तुमने क्या सोचा है? कुछ नहीं। समीर भाई गालबन इस मौजू पर बात नहीं करना चाहते थे। जब ये इस कदर कहकर उठकर चले गए तो अब्बू उसे देखकर कहने लगे, बेटा इनके लड़ाई झगड़ों से तुम परेशान मत होना, ना ही घर जाकर आलिया से उलझना। उसकी कोशिश तो यही होगी तुम्हें भी मेके बिठा दे, लेकिन तुम तहम्मुल से काम लेना, जैसे तुम्हारा शोहर कहे वैसा करना, समझी? जी। और तुम्हें भी समीर के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। 2-4 दिन गुजरेंगे तो खुद ही ले आएगा बीवी को। अब्बू अम्मी से कहते हुए उठ खड़े हुए तो वो भी नाश्ते के बर्तन समेट कर किचन में आ गई। फिर जब तब अम्मी उस तरफ आई वो बर्तन धो चुकी थी। इसके बाद वो अम्मी के साथ लॉन्च में आ बैठी और जब उन्हें बताया कि उसकी सास ने हुमा के रिश्ते के सिलसिले में उसे यहाँ भेजा था तो अम्मी ने साफ इनकार कर दिया। ना भाई, मैं तो तुम्हारी खाला से बात नहीं करूँगी और ना मैं तुम्हें करने दूँगी। क्यों? क्यों क्या मतलब? एक को भुगत रखी हूँ ना मैं, और फिर तुम्हारी खाला कहेंगी जाने किस दुश्मनी का बदला लिया। अम्मी ने हाथ जोड़कर कहा तो वो जुज़बुज़ हुई। लेकिन अम्मी, हुमा ऐसी नहीं है। क्यों? तुम्हारे साथ कौन सा अच्छा सलूक किया उन्होंने? नौकरानी बनाकर रख दिया है तुम्हें? हाँ, लेकिन अब बस मुझे अपनी बहन के सामने शर्मिंदा नहीं होना। अम्मी उसे टोक कर चली गईं तो वो अपने आप पर कुटते हुए दुख से सोचने लगी, मेरी कोई अहमियत कोई हैसियत नहीं इनकी नज़र में, ना मेरा एहसास है। पहले समीर भाई का ख्याल था, अब अपनी बहन का ख्याल। आखिर मुझे क्यों नज़रअंदाज कर दिया जाता है? ये भी तो सोचा जा सकता था कि इस तरह मेरे सर से एक बला टलेगी या इस तरह ससुराल में मेरी हैसियत कुछ मजबूत हो जाएगी। मेरा क्यों नहीं सोचती अम्मी? मुझे सो बोझ समझ कर उतार क्यों फेंका? अगर सिकंदर अपनी बहन का बदला लेने के लिए मुझे यहाँ छोड़ जाते तो। फ़ोन की बेल से उसकी सोचें मुंतशिर हो गई। हेलो। मनफी सोचों के बायस उसकी आवाज़ में मायूसी और शिकस्तगी थी। फिर भी पहचानने वाला पहचान कर बोला, मुझे रात मालूम हुआ कि तुम यहाँ हो तो मैंने सोचा ट्राई करूँ, शायद किस्मत यावरी कर जाए। राबेल, उसके होंठों ने बेआवाज़ जुम्बिश की। हेलो ज़ूबिया। चंद लम्हे इंतज़ार के बाद उसने पुकारा तो वो संभलने की सही करते हुए बोली, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं जानता हूँ और मैं तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता। बस एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। उसके लहजे में जाने क्या था, वो किसी तरह भी अपने लहजे में नागवारी नहीं समझ पाई। क्यों? ये मैं नहीं जानता, बस एक बार। उसका आजिज़ाना इसरार था। नहीं, मैं तो इत्तफ़ाक़न सामना भी नहीं चाहती। कहाँ तुम मिलने की बात कर रहे हो? और हाँ, तुम्हें कैसे मालूम हुआ मैं यहाँ हूँ? क्या तुम मेरी जासूसी करते हो? उसने एक ख्याल आने पर पूछने के साथ टोक भी दिया तो वह आज़ुर्दगी से बोला, ऐसी बात मत करो जो मुझे अपनी ही नज़रों में गिरा दे। फिर? तुम शायद भूल गई, ज़ीशान की शादी में हमारी मुलाकात हुई थी। ज़ीशान मेरा सेकंड कज़न है और रात तुम्हारे मियाँ वहाँ आए हुए थे। इत्तेफाक से मैं भी वहीं मौजूद था और मेरे मियाँ ने तुम्हें बताया कि मैं यहाँ हूँ। वो तंजिया बोल पड़ी थी। मुझे नहीं, शुमाइला को बता रहे थे। जवाबन उसने भी कुछ बाबर कराने की कोशिश की और वह बस इस कदर कह सकी, फिर ये कि तुम्हें होशियार रहना चाहिए। उसने कहकर फ़ोन बंद कर दिया तो वो ठटकी तो शुमाइला के नाम पर ही थी। मज़ीद मतवहश होकर कितनी देर उसकी बात सोचने और समझने की कोशिश करती रही, लेकिन फिर सिकंदर का रवैया सोचकर वो मुतमिन हो गई। अलबत्ता रबेल से मज़ीद मुतनफ़र कि वो ज़रूर उसे परेशान करना चाहता है। फिर शाम को सिकंदर आया तो उसके साथ जाने के लिए पहले से तैयार थी। अम्मी ने कहा भी कि रात का खाना खाकर जाना, लेकिन वो नहीं रुकी और अब बहुत उजरत में सिकंदर के साथ निकल आई। असल में वो ये देखना चाहती थी कि आलिया के यहाँ से जाने के बाद उसकी सास नंदे अब उसके साथ क्या सलूक करती हैं। इतनी दिक्कतों से तो वो आपस की कशीदगी दूर कर पाई थी, अब जाने क्या हो। तमाम रास्ता वो ये सोचती है और जब सिकंदर के साथ घर में दाखिल हुई तो पहले मरहले पर ही आलिया से सामना हो गया। वो उसे देखते ही आपे से बाहर हो गई। इसे क्यों लेकर आए हो? मैं इसका घर छोड़ आई हूँ, ये भी यहाँ नहीं रह सकती, निकालो उसे। उसने ख़ाइफ नज़रों से सिकंदर को देखा तो उसने उसका हाथ थाम लिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा कि आलिया की तेज़ आवाज़ सुनकर हुमा फरवा के साथ अम्मा भी आ गई। क्या हुआ? ये यहाँ नहीं रहेगी, मुझे नहीं बसने दिया। इसके माँ बाप ने, आप भी इसे चलता करें। आलिया माँ के गले में बाहें डालकर बाकायदा ऊंची आवाज़ में यूँ रोने लगी जैसे उस पर बहुत जुल्म हुआ हो। बस बंद करो ये मक्कारी। सिकंदर ज़ोर से धरा था, तुम खुद नहीं बसना चाहती, दूसरों को इल्ज़ाम क्यों देती हो? और अम्मा, आपको इससे हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छी तरह जानती हैं इसे। हाँ जानती हूँ, जानती है, मेरी माँ है, इनसे ज़्यादा कौन जानेगा मुझे। तुम इन्हें मेरे खिलाफ नहीं बहका सकते। आलिया इंतहाई बदतमीज़ी से बोली थी। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता और तुम्हें भी यहाँ रहना है तो तमीज़ से रहना, वरना क्या कर लोगे तुम? आलिया अम्मा से यूँ लग हुई जैसे अभी सिकंदर पर झपट पड़ेगी। इधर सिकंदर का हाथ उठा के वो चीख पड़ी, नहीं सिकंदर। इसके साथ ही वो उसका बाजू थाम कर खींचते हुए कमरे में ले आई और फिर उसके खिलाफ बाकायदा महाज खुल गया। आलिया ने गोया तय कर लिया था उसे यहाँ से निकाल कर दम लेगी। अम्मा, हुमा, फरवा को भी उसने अपने साथ मिला लिया था। सिकंदर तो सुबह का गया शाम में आता। सारा दिन वो अकेली इन माँ बेटियों के सितम का निशाना बनती। आलिया तो यूँ हुक्म चलाती जैसे वो सचमुच नौकरानी हो। मजीद उसके माँ बाप और भाई को गालियाँ और कोसने भी देती थी।
وہ سب سوچنے اور سہنے پر مجبور یوں تھی کہ ابو نے پہلے ہی تنبیہ کر دی تھی، اسے عالیہ سے الجھنے کی ضرورت نہیں، اور ادھر سکندر بھی صبر اور تحمل کی تلقین کر رہا تھا۔ آخر کب تک؟ وہ اس وقت بہت عاجز تھی۔ میں کیا کہوں، اپنے بھائی سے پوچھو، آخر اس نے کیا سوچا ہے۔ سکندر بڑے آرام سے خود بری ذمہ ہو گیا تو وہ بہت دل گرفتہ سی اس کے پاس سے ہٹ گئی، لیکن پھر اسے لگا سکندر ٹھیک کہہ رہا ہے، اتنے دن ہو گئے تھے عالیہ کو یہاں آئے ہوئے، ادھر سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی۔ امی نے بھی فون نہیں کیا تھا، خیریت معلوم کرنے کے لیے ہی فون کر لیں۔ اس نے سوچا شاید انہیں میری خیریت مطلوب ہی نہیں۔ اس نے دکھ سے سوچا اور اگلے دن خود ہی انہیں فون کر ڈالا۔ کیسی ہو؟ امی نے پوچھا تو وہ اکتا کر کہنے لگی، ان باتوں کو چھوڑیں اور یہ بتائے سمیر بھائی نے کیا سوچا ہے۔ وہ میری کچھ سنتا ہی نہیں، ہر بات کے جواب میں بس یہی کہتا ہے میں نے عالیہ کو نہیں نکالا، خود گئی ہے، اگر آنا چاہے تو خود ہی آ جائے، میں لینے نہیں جاؤں گا۔ امی نے بتایا تو وہ چیخ کر بولی، یہ تو وہ بھول جائیں کہ عالیہ خود سے جائے گی۔ پھر بیٹا میں کیا کروں، آپ کچھ نہیں کر سکتی۔ اس نے فون ہی بند کر دیا۔ اسے اچانک غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا تو یہی سمجھی تینوں بہنیں کہیں سر جوڑے بیٹھی ہوں گی، لیکن جب کچن سے نکل کر آئی تو کہیں کسی کی موجودگی کے آثار نظر نہیں آئے۔ کچھ دیر لاؤنج میں رک کر اس نے کوئی آواز سننے کی کوشش کی، پھر اپنی ساس کے کمرے میں جھانکا اور انہیں اکیلے بیٹھے دیکھ کر اندر چلی آئی۔ کیا بات ہے؟ ساس نے بے تاثر لہجے میں پوچھا تو وہ جزبوز ہو کر بولی، کچھ نہیں۔ پھر ہمت کر کے ان کے سامنے آ بیٹھی تو وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ سب لوگ کہاں ہیں؟ اس نے یوں ہی بات کرنے کی غرض سے پوچھا۔ بازار گئی ہیں، تم نے کھانا کھا لیا؟ جی آپ کے لیے لے آؤں؟ نہیں، لڑکیاں آ جائیں پھر کھاؤں گی۔ وہ ان کے روٹھے انداز پر کچھ دیر خاموش انہیں دیکھتی رہی، پھر انہیں متوجہ کر کے پوچھنے لگی، اماں ایسا کب تک چلے گا؟ کیسا؟ دیکھیں نا، آپ کو ابھی ہما اور فربا کی شادی بھی کرنی ہے، اگر عالیہ اس طرح گھر چھوڑ کر بیٹھ گئی تو ان دونوں کے لیے مشکل ہوگی۔ اس نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ان کے چہرے کا تناؤ کچھ کم ہو گیا۔ یہی میں کہتی ہوں، لیکن عالیہ کو میں کیا کوئی نہیں سمجھا سکتا، پھر تمہارے گھر سے بھی تو کوئی نہیں ہے۔ سمیر بھائی کہتے ہیں وہ خود گئی ہے، خود آئے۔ اس نے خفیف انداز میں کہا تو وہ آہ بھر کر بولی، پھر تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ لیکن اماں ہما اور وہ پھر ہما فربا کا احساس دلا کر انہیں گرفت میں لینا چاہتی تھی، لیکن ان تینوں کی آمد سے دل محسوس کے رہ گئی، جبکہ اماں ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیا کیا خرید لائیں؟ لون کے سوٹ ہیں، دیکھیں۔ عالیہ شاپرس میں سے سوٹ نکال کر اماں کے سامنے ڈالنے لگی، پھر کنکھیوں سے اسے دیکھ کر ہما سے کہنے لگی، وہ سوٹ دکھاؤ جو شمائلہ نے پسند کیا تھا۔ شمالہ بھی ساتھ گئی تھی کیا؟ اماں نے سوٹ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہیں بازار میں مل گئی تھی، اور اماں اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، میں تو کہتی ہوں سکندر کے لیے چلی جائیں۔ عالیہ نے کہا تو اماں بے اختیار اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں، یہ زیادہ دن یہاں نہیں ٹکے گی، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ وہ بہت ضبط کرتے کرتے بھی کہہ کر کھڑی ہو گئی کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر سر جھٹکنے لگی۔ بس یہ ایکٹنگ اپنے گھر جا کر کرنا۔ عالیہ نے اسے دھکا دے کر کمرے سے باہر نکال دیا تو اس کی آنکھیں مزید دھندلا گئی۔ وہ مشکل خود کو گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے تک آئی۔ میں کیوں یہ سب برداشت کر رہی ہوں؟ کس کے لیے؟ میرے میکے میں ایسی کوئی مجبوری نہیں جو مجھے ستم سہنے پر مجبور کرے۔ پھر میرے ماں باپ کون سا میرا خیال کر رہے ہیں جو میں ان کی لاج رکھنے کا سوچوں؟ اور سکندر، وہ جانے کس مجبوری کے تحت یہ بندھن نبھا رہا ہے۔ وہ سوچ سوچ کر روتی رہی۔ شام میں سکندر آیا تو وہ نڈھال پڑی تھی، پھر بھی اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سکندر، میں اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ پھر اس کے سرسری انداز پر وہ مزید سلگ گئی، لیکن بہت ضبط کرتے ہوئے بولی، یا تو میرے لیے علیحدہ گھر کا انتظام کرے یا پھر مجھے میرے میکے چھوڑے۔ اگر میں کہوں یہ دونوں باتیں ممکن نہیں تو؟ وہ اب بہت توجہ سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کے حتمی انداز پر وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر خود کو صوفے پر گراتے ہوئے بولا، علیحدہ گھر تو میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے میکے چھوڑیں۔ اس نے کہہ کر بیڈ کے پیچھے سے سوٹ کیس کھینچا تو وہ ٹھٹکا، تو تم نے پہلے ہی سے تیاری کر رکھی تھی؟ ویسے آج ایسی کیا بات ہوئی جو آج میری برداشت کی حد ختم ہو گئی ہے؟ وہ اس کی بات کٹ گئی تو وہ اٹھتے ہوئے بولا، سوچ لو، مجھے اب کچھ نہیں سوچنا۔ وہ واقعی سوچنے کیا سننے پر بھی تیار نہیں تھی۔ جب ہی سکندر نے مزید کچھ نہیں کہا اور سوٹ کیس اٹھا کر اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ سوٹ کیس اٹھائے گھر میں داخل ہوئی تو بوجھل شام رخصت ہو چکی تھی۔ امی ابو لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ اس کے ہاتھ میں سوٹ کیس دیکھ کر فوری طور پر وہ کچھ بول نہیں سکے اور پہلے خاموش نظروں سے اسے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اسے۔ میں نے بہت کوشش کی میں اس گھر میں بس جاؤں، لیکن وہ رونا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کی آواز بھر آ گئی۔ تب امی اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے بازوؤں میں لے کر اپنے ساتھ بٹھا لیا اور وہ ان کے کندھے پر پیشانی رکھ کر رو پڑی۔ میں جانتا تھا سمیر کی ضد اسے بھی لے ڈوبے گی۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ ابو نے کہہ کر اسے پوچھا۔ سکندر، وہ اسی قدر کہہ سکی۔ کیا کہہ کر چھوڑ گیا ہے؟ ابو نے پھر پوچھا تو اس نے پہلے آنسو صاف کیے، پھر کہنے لگی، انہوں نے کچھ نہیں کہا، میں خود آئی ہوں کیونکہ ان کی بہنوں نے میرا جینا دوبر کر دی ہے اور سکندر میرا دفاع نہیں کر رہے، شاید اس لیے کہ ادھر سے عالیہ کو منانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ لیکن اس روز تو وہ کہہ رہا تھا عالیہ اور سمیر کے جھگڑے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔
अम्मी ने कहा तो वो दुख से बोली, मुझे भी यही कहा था, लेकिन फिर वो मुझसे लाताल्लुक हो गए। तुम रो मत, मैं खुद सिकंदर से बात करूँगा। अब्बू ने उसे तसल्ली देने के साथ अम्मी को इशारा भी किया तो वो उसे उठाकर उसके कमरे में ले आई। सिकंदर ने अपने मुंह से नहीं कहा, लेकिन शायद वो चाहते ही यही थे कि मैं यहाँ आ जाऊँ, जब भी उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। और अब मेरा ख्याल है उधर से यही कहा जाएगा कि पहले आलिया को लेकर जाएं। वो अब अम्मी के साथ सहूलत से बात करने लगी थी। हाँ, यही मकसद होगा उनका। अल्लाह समीर को अकल दे, अपना नहीं तो तुम्हारा ही एहसास करे। क्या कहते हैं समीर भाई, बस वही जिद है, खुद गई है खुद आए। मैं लेने नहीं जाऊँगा। खैर तुम फिक्र नहीं करो, वो नहीं गया तो तुम्हारे अबू और मैं जाकर ले आएंगे आलिया को। अम्मी ने उसे तसल्ली दी, लेकिन वो मायूसी से सर हिलाने लगी। वो लड़की सुधरने वाली नहीं है, अब चाहे जैसी भी है तुम्हारी खातिर बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। अम्मी ने गहरी सांस खींची, फिर उठते हुए बोली, चलो तुम मुँह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। आप लोग खा लें, मुझे अभी भूख नहीं है, वो कहकर वॉशरूम में चली गई। फिर अम्मी अबू ने उस सिलसिले में फ़ौरन कोई इक़दाम नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि कहीं उसे ये ना सुनना पड़े कि माँ बाप एक दिन उसे अपने पास न रख सके। फिर थोड़ी बहुत ये उम्मीद थी कि उसे यूँ देखकर शायद समीर को एहसास हो, लेकिन समीर जाने किस मिट्टी के बने थे। उसे देखकर यूँ बन जाते जैसे देखा ही ना हो। इस वक्त भी उसे यकसर नज़रअंदाज करके वो अम्मी से चाय का कह कर अपने कमरे में जाने लगे कि अम्मी ने पुकार लिया, समीर जी। वो पलट कर सवालिया नज़रों से देखने लगे तो अम्मी उसकी तरफ इशारा करके कहने लगी, तुम्हारी बहन कितने दिनों से आई हुई है, तुमने एक बार भी नहीं पूछा ये यहाँ क्यों है? क्यों है? वो न ठटके न चौंके, बल्कि अम्मी के टोकने पर ही पूछा था। तुम्हारी वजह से, तुम अपनी बीवी को ले आओ तो ये भी अपने घर जाने वाली बने। अम्मी ने कहा तो वो अब वो उसे देखकर बोले थे, अगर ऐसी बात है तो मैं आलिया को तलाक दे दूंगा। समीर, अम्मी ने टोका तो वो सर झटक कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि वो सन्नाटे में बैठी थी। दिमाग ख़राब है इसका, तुम्हारे अब्बू जाएंगे, फिर हम अभी जाकर ले आएंगे आलिया को। अम्मी ने कहते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने खाली खाली नज़रों से उन्हें देखा, फिर आहिस्ता से उनका हाथ हटाकर उठी थी कि आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अम्मी, उसने पुकारा, क्या हुआ बेटा? अम्मी ने उठकर उसके कंधों से थाम लिया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। वो सोफे पर गिरकर सर पटकने लगी तो इंतहाई परेशान होकर अम्मी ने वहीं से समीर को पुकारा। उनके पुकार आने पर गाड़ी निकालने का कहकर उसे उठाने लगी। चलो चलो बेटा, डॉक्टर के पास। वो अम्मी के सहारे खुद को घसीटते हुए गाड़ी तक आई थी। डॉक्टर ने चेकअप के बाद जहां उसके मां मरने की नवीद दी, वहां उसकी सेहत की तरफ से तशवीश भी जाहिर की। बहुत कमज़ोर है, अच्छी खुराक और मुकम्मल आराम बहुत ज़रूरी है, कोई टेंशन भी नहीं लेनी, ये दवाएं पाबंदी से इस्तेमाल कराएं। डॉक्टर ने पर्चा अम्मी के हाथ में थमा दिया। अम्मी उसके लिए फिक्रमंद होती कुछ न कुछ बोले जा रही थी। उसने सर की पुष्टगाछ से सर टका लिया और आंखें बंद कर लीं। दिल चाह रहा था किसी मोड़ पर गाड़ी रुके और उतर कर भागती हुई कहीं दूर निकल जाए। माहन गाड़ी रुकी थी। क्या हुआ? अम्मी ने उसके बाजू पर हाथ रखा तो वो चौंकने के साथ ही चेहरा मोड़कर शीशे से बाहर देखने लगी। ट्रैफिक जैम होने के बाद गाड़ियां धीरे धीरे रेंग रही थी। समीर भाई जाने क्यों ब्रेक पर पाँव रख कर भूल के थे। फिर उनकी नज़रों के ताक़ुब में उसकी नज़रें भी ठहर गई। सामने कोई कॉम्प्लेक्स था जिसके मेन गेट पर सिकंदर के साथ शुमाइरा थी। समीर भी उन्हीं दोनों को देख रहे थे और सूरत हाल उसके लिए ज़्यादा परेशान कुन थी। चले ना भाई, उसने घबरा कर कहा। तब समीर ने सर झटक कर गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन वो उनकी तरह सर नहीं झटक सकी। तो सिकंदर ने इसलिए मुझे रुकने पर इसरार नहीं किया था। तकिए पर सर रखते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। फिर उसने लाख खुद को बहलाया, मगर हकीकत नहीं झुटला सकी। और हुमा ने भी कहा था सिकंदर शुमाइला को पसंद करने के साथ उससे शादी करना चाहते थे। गुज़िश्ता बार जब वो यहाँ आई थी तब राबेल ने भी शायद सिर्फ उसे खबरदार करने के लिए फ़ोन किया था। राबेल भी जानता है। उफ, मैं तो हर जगह रुसवा हो गई, झूठा बरम रखने के काबिल भी नहीं रही। यूं ही रोते और कुटते हुए वो जाने कब सोई थी। काफ़ी दिन चढ़ाया था जब शोर की आवाज़ पर उसकी आंख खुली। पहले तो कुछ देर समझने की कोशिश करती रही, फिर उठकर कमरे से निकल आई। लाउंज में अम्मी अब्बू के साथ समीर भाई ऊंची आवाज़ में बोल रहे थे। मानता हूँ मैंने गलती की, लेकिन इस गलती का खमियाजा मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूख सकता। मैं आलिया को तलाक दे दूंगा। और ज़ूबिया का क्या होगा? अब्बू ने गुस्से से पूछा था। क्या होगा? आप ये गलत समझ रही हैं। मेरी वजह से ज़ूबिया की ज़िंदगी मुतासिर होगी। उसका मियाँ तो पहले ही, वो समीर की बात पूरी होने से पहले ही वापस कमरे में आ गई। बेशक वो हकीकत बयान करने जा रहे थे, लेकिन जिस तरह वो खुद को बड़ी उज़्ज़मा साबित करने की कोशिश कर रहे थे, इस पर उन्हें गुस्सा आ रहा था। क्योंकि सिकंदर खां कैसा भी हो, वो बहरहाल समीर भाई की खुशी पर कुर्बान की गई थी और इस वक्त वो जिस हाल में थी उसका जिम्मेदार समीर भाई को समझने में हक बजानी भी थी। कितने आराम से कह रहे हैं, गलती का खमियाजा नहीं भुगत सकता तो और कौन भुगतेगा? वो इंतहाई तनफ़र से बुड़बड़ा रही थी कि अंबर ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। वो चौंक कर उसे घूरने लगी। किससे बातें कर रही थी? अपने आप से। अच्छा चलो पहले नाश्ता करो, आंटी कह गई थी तुम्हें अपनी निगरानी में नाश्ता करवाऊँ। अंबर ने उसका हाथ खींच कर उठाते हुए कहा। क्या मतलब? अम्मी कहाँ गई हैं? उसने हैरान होकर पूछा।
तुम्हारे ससुराल बता रही थी आलिया भाभी को लेने जा रही हैं। अंबर ने बताया तो वो मजीद हैरान हुई। समीर भाई भी गए हैं? नहीं, आंटी और अंकल जा रहे थे। समीर भाई को तो मैंने नहीं देखा। और ये तुम इतनी हैरान क्यों हो? नाश्ते के दौरान उसने साफ गोई से अंबर को तमाम हालात कह सुनाए, यहाँ तक कि शुमैला के बारे में भी बता दिया। फिर आखिर में कहने लगी, मैं मानती हूँ मेरे साथ शुरू दिन से अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मैं वापस पलटना नहीं चाहती, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूँ, सिकंदर के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन शुमैला के चक्कर से सिकंदर को कैसे निकालेगी? अंबर ने पूछा तो वो बेबसी से बोली, यही तो समझ में नहीं आ रहा, तुम बताओ क्या करूं फिर? अंकल आंटी को आने दो, हो सकता है आलिया उनके साथ आ जाए, और सिकंदर भी। अंबर ने कहा तो वह गहरी सांस खींच कर रह गई। इसके लिए अब सिर्फ ससुराल का मामला नहीं था, इससे ज़्यादा शुमैला का मामला संगीन लग रहा था। इस वक्त उसका जहन इसी नुक्ते पर आकर अटक गया कि अम्मी अबू आगे तो उनकी मायूस शक्लें देखकर उसने कुछ पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं की। बहुत खामोशी से उठकर अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद अम्मी उसके पास आ बैठी और खुद ही बताने लगी, आलिया आने पर तैयार ही नहीं हुई। हर बात पर यही कह देती है, ऐसे दकियानूसी शख्स के साथ मेरा गुजारा नहीं है। दकियानूसी? वो सवालिया नज़रों से देखने लगी। हाँ, मैंने भी वजाहत तलब की तो कहने लगी, समीर को बच्चे चाहिए, और बच्चे तो मुझे जहर लगते हैं, मरकर भी समीर की ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। इसकी अम्मा ने कुछ नहीं कहा? नहीं, वो तो बेटी के सामने बेबस लग रही थी। अम्मी ने बताया तो वो कदर रुक कर पूछने लगी, और सिकंदर? वो घर पर नहीं था, होता भी तो क्या कर लेता? वो तो अपने सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं, और मुझे तो अपने समीर पर हैरत के साथ अफसोस भी है कि सिर्फ सूरत देख कर मर मिटा था। देख लो ज़ाहरी खूबसूरती का जादू कितना सच चलता है। ये सब तो ठीक है अम्मी, लेकिन समीर भाई को एकदम आपे से बाहर नहीं होना चाहिए। तहम्मुल से काम ले, और बच्चे के लिए जल्दी मचाने की क्या ज़रूरत है? 1-2 साल बाद भी हो सकता है। उसने कहा तो अम्मी मायूसी से बोली, मुझे तो उम्मीद नहीं। उम्मीद तो मुझे भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़िद्दी है और खुद से लड़की है। इसके बावजूद मेरी खातिर आपको समीर भाई को यही समझाना है? उसने कहा तो अम्मी चौंक कर उसे देखने लगी। हाँ, मेरी खातिर? उसने ज़ोर देकर एक तरह से जिताया था कि उनकी खातिर मेरे दिल का खून भी तो किया था। अम्मी उसका मतलब समझकर कुछ देर तक सोचती रहीं, फिर उसे देखकर पूछने लगी, तुम सिकंदर से क्या उम्मीद रखती हो? सिकंदर जैसा भी है मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक शादी खेल नहीं कि आज इससे तो कल उससे। मुझे सिकंदर से शिकायत ज़रूर है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसे नाता ही तोड़ लूँ। चंद हम लम्हे रुक कर नफ़ी में सर हिलाते हुए फिर कहने लगी, मैं उससे नाता नहीं तोड़ूंगी, लेकिन मैं इस घर में भी नहीं जाऊंगी, और ये मैं सिकंदर से कह कर आई थी वो मेरे लिए अलहदा घर का इंतज़ाम करे, और मेरा मुतालबा नाजायज़ नहीं है। अगर वो गैर जानबदारी से सोचेगा तो ज़रूर मान लेगा। उसे सोचने की फुर्सत मिली तब ना। समीर तो उसके बारे में कुछ और बता रहा था। अम्मी का इशारा शुमैला की तरफ था। वो समझकर भी अनजान बन गई। दुआ दुआ अभी वक्त पढ़ लेना, अम्मी ताकीद करते हुए चली गई। फिर कितने दिन गुजर गए। उसे यहाँ आए हुए 1 महीना होने वाला था। उस दौरान सिकंदर ने फ़ोन भी नहीं किया, जबकि वो शिद्दत से मुंतज़िर थी, क्योंकि उसके ख्याल के मुताबिक उसका सिकंदर से कोई झगड़ा नहीं हुआ था, और ना ही उसे यहाँ छोड़कर जाते हुए उसने ये कहा था वो फिर आएगा। लेकिन किसी किसी वक्त उसे अपना ये इंतज़ार खुद भी बड़ा अजीब लगता, क्योंकि आस का कोई दिया उसके हाथ में नहीं था। मैं क्या करूं? इस वक्त वो अंबर के सामने रो पड़ी। मुझे मेके में इस तरह रहना अच्छा नहीं लगता, तो तुम खुद क्यों नहीं सिकंदर को फ़ोन कर लेती? अंबर ने कहा तो रुंधी आवाज़ में बोली, मुझे डर लगता है। किस बात से? अंबर ने हैरत से पूछा। कहीं वो समीर भाई और आलिया का हवाला देकर ये ना कह दे कि मेरा भी तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। उसने साफ कोई से अपना खदशा बयान कर दिया। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। अंबर ने पुरसोच अंदाज में तायीद की तो वो मज़ीद परेशान हो गई। फिर अब मैं क्या करूं? देखो, बुरा मत मानना, तुम हकीकत से नज़रें चुरा रही हो। क्या मतलब? वो अपने रुखसार से उसका हाथ हटाकर सवालिया नज़रों से देखने लगी। मतलब ये है, जब सिकंदर तुम्हारे साथ फेयर ही नहीं है तो फिर तुम क्यों इसके लिए हलकान हो रही हो? दूसरी बात ये कि बदले की शादियों में ये तो होता है, फिर तुम क्यों आस लगाए बैठी हो? इसके बरक्स मैं तो कहूँगी तुम ज़हनी तौर पर ख़ुद को तैयार कर लो, किसी भी वक्त तुम्हारा फैसला हो सकता है। अगर आलिया की वजह से नहीं तो शुमैला की वजह से। अमर अचानक किसी ख्याल के तहत उसका हाथ खींचकर बोली, तुम शुमैला से बात करो। शुमैला से? वो सोच में पड़ गई। क्या सोच रही हो? अंबर ने उसे मतवजह किया तो उसके सीने से आप गहरी सांस खारिज हुई। फिर उसे देखकर बोली, शुमैला से नहीं, मैं राबेल से बात करती हूँ। राबेल से? हाँ, वो शुमैला का कज़न है। वो कहकर उठ खड़ी हुई। वो गुज़िश्ता 2-3 दिन से राबेल के नंबर पर ट्राई कर रही थी, और इस वक्त जब उसकी आवाज़ सुनाई दी तो जैसे वो आजिज़ खड़ी उसी अंदाज में बेख्तियार कह गई, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें। अचानक एहसास होने पर खामोश हो गई तो इधर वो जो उसके अंदाज पर हैरान हो रहा था टोक गया। हाँ कहो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उसने संभलने की सही करते हुए कहा। अब वो बेख्तियार बोला था, शुमैला के बारे में? जब जानते हो तो समझाते क्यों नहीं उसे? क्यों मेरा घर खराब कर रही है? वो चीख कर उस पर बिगड़ने लगी तो वो भी नागवारी से बोला, इसे क्यों इल्ज़ाम दे रही हो? कसूर तुम्हारा अपना है, तुमने क्यों घर छोड़ा? ये मेरा मसला है।
वो जुज़बुज़ होगी। और शुमाइला, रबेल ने फ़ौरन पूछा, तुम्हारी कज़न है? इससे मुझे इनकार नहीं, लेकिन उसकी ज़ाती ज़िंदगी में मैं कैसे मुदाखलत कर सकता हूँ? उसने एक तरह से माजूरी ज़ाहिर की। बहरहाल वो अच्छा नहीं कर रही। वो कहकर फ़ोन रखने लगी थी कि उसने पुकार लिया, सुनो, बस यही कहना था और कुछ नहीं कहोगी? मसलन क्या? वो ना चाहते हुए भी पूछ गई। यही किन हालात में तुम्हें उस शख्स का ख्याल आता है जो तुम्हें देखकर जी उठता था? उसके लहजे में बड़ी आस थी कि वो डगमगा गई और बड़ी दिक्कतों से बोली, नहीं, मैं पलट कर देखने वालों में से नहीं हूँ। अच्छी बात है, मेरी नेक ख्वाहिशात तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू। वो फ़ोन रख कर अपने कमरे में आई तो कोई दबे पाँव साथ चलाया। वो चौंक कर पलटी और घबरा कर दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन आने वाला आ चुका था, जिसकी सरगोशियों में वो बहक रही थी। रेत के घरौंदे भी कभी कभार होते हैं, ये तो हवा के झोंकों से बिखर जाते हैं। कहाँ मैं आंधी तूफानों से बचाने की सही में हलकान हुई जा रही हूँ। अमर ठीक कह रही थी, किसी भी वक्त मेरा फैसला हो सकता है। अब क्या रह गया है जिसका फैसला होना बाकी है? समीर भाई को बच्चे चाहिए, जबकि आलिया को बच्चे पसंद नहीं। और सिकंदर, वो अपनी पुरानी मोहब्बत की तरफ लौट चुका है। फिर मैं किसके इंतज़ार में हूँ? मुझे भी पलट कर देखना चाहिए। राबेल, होंठों ने बेआवाज़ जुम्बिश के साथ उसने आंखें बंद की कि फ़ौरन घबरा कर सीधी हो बैठी, क्योंकि राबेल के साथ उस लड़की का ख्याल आ गया जिसे उसने रेस्टोरेंट में देखा था। झूठे झूठे मकार, क्यों मुझे बरगलाने आ गए हो? जाओ, चले जाओ। वो डिप्रेशन का शिकार को होकर चिल्लाती हुई भागी और अम्मी की गोद में सर रख कर रोने लगी। जोबिया, जोबिया। अम्मी के झंझोड़ने से उसकी चीखें और बुलंद होने लगी। तब घबरा कर अम्मी उठ खड़ी हुई। पहले अब्बू को ऑफिस फ़ोन किया, फिर पड़ोस में कहकर टैक्सी मंगवाई और उसे क्लिनिक ले गई। क्या परेशानी है इसे? डॉक्टर ने उसे ड्रिप लगाते हुए पूछा। बस कुछ खाती पीती नहीं है, अम्मी यही कह सकें। ये तो बहुत गलत बात है, डॉक्टर अपने परेशान वराना अंदाज में बोलती रही। फिर सिस्टर को ड्रिप में इंजेक्शन डालने का कहकर चली गई। क्यों इतना टेंशन लेती हो सिकंदर? अगर तुम्हें ले जाना नहीं चाहता तो हम उसे मजबूर तो नहीं कर सकते। डॉक्टर के जाने के बाद अम्मी शुरू हुई तो वो आंखें बंद करती हुई बोली, मुझे नींद आ रही है। हाँ, सो जाओ, मैं तुम्हारे अब्बू को फ़ोन करके आती हूँ। अम्मी ने कहा तो वो फ़ौरन पूछने लगी, अब्बू से क्या कहेंगी? यही कि हम यहाँ हैं और तुम्हें ड्रिप लगी हुई है। अम्मी कहती हुई चली गई तो उनके पीछे देखते हुए वो चौंक गई। जरीना खड़ी थी। सुनो, तुम जूबिया हो ना? वो लड़की अब अंदर आकर पूछ रही थी। वो आंखें खोलकर सवालिया नज़रों से देखने लगी। मैं जरीना हूँ, तुमने पहचाना नहीं? जरीना ने अपना नाम बताने के साथ शिकवा भी किया तो वो अफसुर्दगी से मुस्कुराई। इतनी जल्दी भूल गई? जरीना हनूस शाकी थी। भूलना अपने इख्तियार में कब होता है? उसके लहजे में दुख था। तुम्हारी शादी हो गई है ना? जरीना शायद तस्दीक के लिए पूछ रही थी। उसने इस बात में सर हिला दिया। भाई तो शादी का नाम ही नहीं सुनना चाहते। जब अम्मा बहुत जोर देती हैं तो कहता है जुबिया जैसी कोई हो ही नहीं सकती। वो नहीं तो कोई नहीं। क्या? उसके अंदर उबाल उठने लगा। दिमाग ख़राब है तुम्हारे भाई का? वो तुम लोगों को चक्कर दे रहा है, वरना मैंने खुद उसे एक नहीं कई लड़कियों के साथ देखा है। नहीं बाजी, मेरा भाई चक्करबाज नहीं है। लड़कियां खुद उसके पीछे भागी आती हैं, घर भी आती हैं, लेकिन मेरा भाई कहता है कोई भी जुबी जैसी नहीं। वो तुम्हें भूलता ही नहीं। जरीना ने भाई की सफाई में बोले जा रही थी। फिर शायद उसकी माँ ने पुकारा। पहले गर्दन मोड़कर पीछे देखा, फिर जाते हुए बोली, तुम बहुत बुरी हो। मैं बुरी हूँ? वो आंखें बंद करके सोचने लगी। नहीं, मेरा नसीब बुरा है। जब भी तो सारी तदबीरें नाकाम हो गई थी, जबकि सिकंदर भी शुमाइला को पसंद करता था। फिर भी उसने मेरी बात को कोई अहमियत नहीं दी। क्यों? वो उलझने लगी। सिकंदर के साथ क्या मजबूरी थी? वो आराम से इनकार करके शुमाइला के साथ शादी कर सकता था। अब भी तो। सो गई? अम्मी की आवाज़ पर वो आंखें खोलकर गायब दिमागी से उन्हें देखने लगी। कुछ खाओगी? अम्मी ने पूछा तो वो नफ़ी में सर हिलाकर ड्रिप को देखकर बोली, पता नहीं ये कब खत्म होगी। हो जाएगी, जल्दी क्या है? अम्मी ने बैठते हुए कहा, मैं थक गई हूँ और मुझे यहाँ घबराहट हो रही है, घर चलें। तुम इतनी जल्दी परेशान क्यों हो जाती हो? सब्र नहीं है तुम्हें? घर जाकर क्या करोगी? वहाँ भी तो लेटना ही है। अम्मी कुछ खफगी से बोलने लगी तो उसने बाजू आंखों पर बाजू रख लिए। क्या बात है, ऐसे क्यों करती हो? कदर रुक कर अम्मी उसके पास आ बैठी और उसका बाजू हिलाया तो उसने उनका हाथ पकड़कर आंखों पर रख लिया। रो रही हो? अम्मी तो उसकी आंसुओं की नमी महसूस हुई। रोने से मसले हल नहीं होते बेटा। फिर कैसे होते हैं? वो धुंधलाई आंखों से उन्हें देखने लगी। सब्र से, अच्छे वक्त का इंतज़ार करो। अम्मी जुज़बुज़ होकर बोली। एक बात बताएं अम्मी, अगर समीर भाई और आलिया सुलह पर आमादा ना हुए तो मेरा क्या होगा? क्या मैं इसी तरह बैठी रहूंगी? उसने किसी ख्याल के तहत पूछा था और अम्मी के पास गालबन जवाब नहीं था। जब ही आह भर कर रह गई। उसने खुद कहा था वो पलट कर देखने वालों में से नहीं है, लेकिन हालात की सितम ज़रीफ़ी कि अपनी बात का भरम रखना भी मुश्किल हो रहा था। मज़ीद जरीना की बातों से वो और भी गल रही थी। भाई कहता है कोई जूबिया जैसी नहीं मिलती। वो तुम्हें नहीं भूलता। अब क्यों भूल गया है? वो उसके फ़ोन के इंतज़ार में टूट रही थी, क्योंकि अहद कर चुकी थी खुद से रब्ता नहीं करेगी। इन दिनों वो मुकम्मल तौर पर गे दिनों की गिरफ्त में थी कि खुद से रब्ता नहीं करेगी। और जैसे अम्मी ने कहा था कि सब्र से अच्छे वक्त का इंतज़ार करो, तो उसे लगता था जैसे गे दिन लौट कर आने वाले हैं। इस वक्त वो इन्हीं दिनों में खोकर सोच रही थी। जरीना ने उसे बताया होगा कि मैं अस्पताल में हूँ। फिर उसने फ़ोन क्यों नहीं किया? मेरी तबीयत पूछने के बहाने ही। जोबिया,
अम्मी ने उसे पुकारने के साथ कमरे में आई तो वो चौंक कर उन्हें देखने लगी। ये देखो, आलिया ने अम्मी ने सफ़ेद रंग का लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया तो एक नज़र उस पर डालकर पूछने लगी, क्या है इसमें? खुला कर नोटिस भिजवाया है उसने। अम्मी ने बताया तो अब उसने लिफाफा ले लिया और उसमें से पेपर निकाल कर देखने लगी। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं उभरा और ऐसे ही उसके अंदर भी खामोशी छाई थी। बताओ भला यहाँ क्या तकलीफ थी? उसे अपनी मर्जी से सोती जागती, खाती पीती थी, फिर नंदों का बखेरा भी नहीं, यहाँ जैसा तुम्हारे साथ है। अम्मी अपना बोले जा रही थी। उसने उनकी बातों पर तबसरा नहीं किया और खामोशी से लिफाफा वापस उनके हाथ में थमा दिया। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। अगर समीर ने भी गुस्से में आकर उसे तलाक भिजवा दी तो क्या होगा? वो बोल पड़ी। बदले में सिकंदर भी यही करेंगे। ऐसी शादियों में यही होता है ना, दोनों कामयाब या फिर दोनों नाकाम। कभी आपने ये भी सुना है कि बस करो। अम्मी कदर सख्ती से टोक कर मजीद कुछ कहना चाहती थी कि डोरबेल की आवाज़ पर बड़बड़ाते हुए उठकर चली गई। खंखारने की आवाज़ पर फौरन उधर मतवजा होते ही हैरत में घिर गई। सिकंदर, मेरी आमद गैर मतवक्का है क्या? सिकंदर ने सामने आकर उसकी आंखों में झांका तो उसने पहले नज़रों का जाविया बदला, फिर सर झुका लिया। मायूस हो गई थी। सिकंदर ने उसके पास बैठकर पूछा और वो अभी भी खामोश रही। नाराज़ हो? उसने नफ़ी में सर हिलाया। इधर देखो मेरी तरफ, क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं, मैं वो अभी आलिया का भिजवाया हुआ नोटिस देख रही थी, उसके बारे में सोच रही थी। उसने बात बनाते हुए कहा तो वो फ़ौरन पूछने लगा, इसके अलावा और क्या सोच रही थी? और वो उसका चेहरा देख कर जानने की कोशिश करने लगी कि वो क्या कहना चाहता है। आलिया के साथ अपने आप को कभी मत सोचना, वो सरफिर ज़िद्दी लड़की है और अपने हर अमल की खुद जिम्मेदार, समझी? सिकंदर ने कहते हुए उसका हाथ थाम लिया तो जुज़्बस होकर बोली, है तो आपकी बहन, हाँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं मैं गलत फैसलों में भी उसका साथ दूँ। आपके घर वाले तो यही चाहते होंगे। वो अपने नाखून देखते हुए बोली, घर वालों को छोड़ो, तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं चाहता हूँ तुम सारे खदशात से निकल कर मेरे साथ चलो। उसने कहा तो वो उसे देखने लगी। बोली, कुछ नहीं। क्या बात है? कुछ गलत कह गया हूँ मैं? उसने टोक कर पूछा तो वो नफ़ी में सर हिलाकर कहने लगी, नहीं, गलत तो नहीं, बस एक बात रह गई। कौन सी? शुमाइला, मेरा मतलब है जब आप शुमाइला को पसंद करते थे तो फिर मुझसे शादी क्यों की? क्या मजबूरी थी आपके साथ? उसने खोजती नज़रें उसके चेहरे पर जमा दी। आलिया, सिकंदर के सीने से गहरी सांस खारिज हुई, फिर कदरे रुक कर कहने लगा, आलिया की ज़िद्द और खुदसर तबीयत के बायस अम्मा को खदशा था वो अपने घर नहीं बस सकेगी, यानी उसके ससुराल वाले उसे ज़्यादा अरसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यूँ समझो, उसका मुस्तकबिल महफूज करने के लिए अम्मा ने मुझसे ये कुर्बानी मांगी कि इस तरह समीर पाबंद हो जाएगा, यानी अपनी बहन की खातिर आलिया की आदत से समझौता करेगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही मामला हो गया। हाँ, इंसान क्या तदबीरें करता है लेकिन तकदीर से नहीं लड़ सकता। उसके लहजे में दुख सिमट आया। बहरहाल मैं मोहब्बत की कुर्बानी दे चुका हूँ, लेकिन बीवी की कुर्बानी नहीं दे सकता क्योंकि मैं पलट कर देखने वालों में से नहीं हूँ। उसने कहा तो वो बुरी तरह चौंकी, लेकिन फ़ौरन संभल कर बोली, मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको शुमाइला के साथ देखा था। ज़रूर देखा होगा। असल में मुझे घर की तलाश थी, वो इसी सिलसिले में मेरी मदद कर रही थी। उसकी दोस्त का अपार्टमेंट खाली था, मैं उसके साथ वही देखने गया था। शायद तुमने वहीं कहीं देखा होगा। वो साफ को इसे बताकर मुस्कुराया तो वो नज़रें चुरा गई। बस, या कुछ और? बल्कि मेरा ख्याल है बाकी बातें अपने घर जाकर। अपार्टमेंट है तो छोटा, लेकिन अब हम भी तो दो ही हैं। जब 3, 4, 5 होंगे तब कोई और घर देख लेंगे, ठीक? वो उसका हाथ दबाकर इकरार चाह रहा था। उसने मुस्कुराने से पहले दिल में अहद किया था कि अब कभी पलट कर नहीं देखेगी। और इसके साथ ही ये खूबसूरत सा नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ दूसरे नावल्स की तरह ये नावल भी आपको पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।